बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब से बजट 2024-25 टेबल हुआ है, हमें बहुत सारी डिस्कशन सुनने को मिल रही है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्कशन इन द कॉर्नर मीटिंग्स, इन द ऑफिसेज, इन होम्स के बेसिकली इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पर है। एंड वी सी अ लार्ज लेवल ऑफ कंसर्न। इसके अलावा हमें एक ह्यूज लेवल ऑफ इम्पैक्ट भी नज़र आ रहा है जो कि तकरीबन हर जगह पर है। I'm truly honored to have my panelists with me. Thank you so much for joining me today. Because ये आपका जो एक्सपर्ट एरिया वो है जो मेरा एक्सपर्ट एरिया नहीं था कभी। बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल हमारा वास्ता ज़रूर पड़ता है टैक्स से, लेकिन ख़ास तौर से ये जो अभी इस वक्त बजट आया है और उसकी जितनी हम देख रहे हैं काफ़ी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ है वो तो आपको पता है और आप उसके एक्सपर्ट हैं। लेकिन बेसिकली इस डिस्कशन का मकसद ये है कि एक आम फहम अंदाज में हम समझ सकें कि हमारे जो एक आम जो हमारा एक समझने के मिडिल क्लास तबका होता है या हमारी जो हमारी कंट्री का जो बेसिकली पॉपुलेशन है जो ज़्यादा जहाँ लाइक करता है वो है तकरीबन हमारा जो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं या करियर शुरू कर रहे होते हैं या करियर के एक्सट्रीम पे होते हैं। अभी हम उन लोगों के लिए कैसे समझ सकें कि टैक्स में इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पर है और उसका कोई सद्देबाब है भी कि नहीं है। ठीक है, तो ताहा आपसे मैं शुरू करूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। तो सबसे पहले इनकम टैक्स की बात कर लें तो मैं जनरल पब्लिक के लिए चाहूँगी कि अगर आप थोड़ा सा ही बता सकें कि जो इनकम टैक्स है ये क्या है और क्यों होता है, और फिर उसके बाद हम आते हैं कि चेंज क्या हो रहा है इसमें। अच्छा, बेसिकली इनकम टैक्स जो है वो एज द नेम सजेस्ट इट्स अ टैक्स ऑन इनकम। जो आप अर्न करते हैं, जो आप पैसे कमाते हैं, उसके ऊपर आपको एक टैक्स देना पड़ता है। अब सवाल ये होता है कि टैक्स क्यों देना पड़ता है, क्या लॉजिक होती है। टैक्स बेसिकली कलेक्शन इसलिए होती है ताकि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स पूरे कर सके, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अगर कोई है तो उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सके, और जो अगर एक कोई गरीब तबका है, कोई वेलफेयर इस तरह के काम जो है, जैसे अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो गया, तो एक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई काम कर सके। सो दैट इज़ द एंटायर बैकग्राउंड ऑफ टैक्स कि टैक्स की कलेक्शन क्यों होती है। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो एक दो तरह के टैक्सेस ब्रॉडली अगर मैं बात करूं तो होते हैं। जैसे एक डायरेक्ट टैक्स होता है जो कि हम इनकम टैक्स कहते हैं, जो आपकी इनकम के ऊपर कलेक्ट होता है, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कि इनडायरेक्टली आपसे कलेक्ट किया जाता है, आपकी इनकम के ऊपर बेस नहीं करता है, राइट। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसकी मैं आपको बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दें। हम शैम्पू की बॉटल उठा के उसको टर्न करके देखें, उसके ऊपर लिखा होता है सेल्स टैक्स, रिटेल प्राइस, कंज्यूमर प्राइस वगैरह वगैरह। सो दैट इज़ the tax which is indirectly collected from consumers and it is known as जो कि हम सेल्स टैक्स कह रहे होते हैं। सो ये बेसिकली ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ टैक्सेस हैं। अच्छा, अब इनकम टैक्स के ऊपर आ जाते हैं। इनकम टैक्स की कलेक्शन के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जैसे आप अगर कोई गाड़ी ख़रीदते हैं, आप कोई घर ख़रीद रहे हैं, आप सैलरी अर्न करें, तो उसके ऊपर आपके पास एट सोर्स डिडक्शन हो जाती है। उस डिडक्शन को आप अपनी जो लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं रिटर्न में एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, उसमें आप उसको एडजस्ट कर लेते हैं, और अगर कोई डिफरेंस बचता है लाइबिलिटी का तो आप उसके ऊपर टैक्स दे देते हैं। सो दिस इज़ द एंटायर बैकग्राउंड ऑफ इनकम टैक्स, राइट। सेल्स टैक्स जो है वो इंडिविजुअल्स के लिए एडजस्टेबल नहीं होता है। वो अगर आप कोई टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहे हैं या अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपके लिए जो आप इनपुट सेल्स टैक्स ले रहे हैं या आप किसी चीज़ के ऊपर दे रहे हैं वो आपके लिए एडजस्टेबल होता है। सही है, ठीक है, थैंक यू। तो अगर एक सवाल और फिर उसमें आगे बढ़ती हूँ कि इनकम टैक्स तो एक आम तबके का अगर देखें तो उनकी आजकल डिस्कशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जो सैलरी तबका होता है उस पर हमने अच्छा पिछले दिनों बहुत रिपोर्ट्स भी चल रही थी और काफ़ी जो उसकी स्टैटिस्टिक्स आ रहे थे तो उसमें था कि जो सैलरी क्लास है वो आई थिंक सबसे ज़्यादा उन्होंने टैक्स जो पे करते रहे और बहुत कंसिस्टेंसी से करते हैं। आपका इस पे क्या टेक है कि इस वक्त अगर पाकिस्तान में जो टैक्स कलेक्शन होती है तो इनकम टैक्स में सैलरी तबके का कितना रोल होता है? बेसिकली जो सैलरी क्लास है ना, सैलरी क्लास के लिए अगर मैं थोड़ा सा पीछे एक बैकग्राउंड आपको बता दूं ना, पहले सैलरी क्लास की जो टैक्स कलेक्शन होती थी उसके ऊपर मल्टीपल एडजस्टमेंट्स आपको अलाउड थी। यानी अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 1 लाख रुपए है तो इसमें से आपको हाउस रेंट अलाउंस का एक सर्टेन परसेंटेज मिलता था, मेडिकल अलाउंस का एक होता था जो कि अभी भी है मेडिकल अलाउंस, बाकी भी मुख्तलिफ अलाउंसेस होते थे। और अगर आपका जो इनकम है वो सैलरी इनकम वो एक स्लैब से दूसरे स्लैब में मार्जिनली जा रही है तो आपके पास मार्जिनल रिलीफ का भी कॉन्सेप्ट होता था कि अगर आपकी मार्जिनली जा रही है तो आप उसको थोड़ा रिलीफ दे के, मतलब आपके लिए बहुत अनजस्ट ना हो जाए कि आप सिर्फ 1-2 रुपए होने की वजह से दूसरे स्लैब की हिट आपके ऊपर ना आए, तो उसमें मार्जिनल रिलीफ का भी कॉन्सेप्ट था और इस तरह की चीज़ें थी। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें सारी ख़त्म होती गई और अब प्रैक्टिकली अगर आप सैलरी को देखें तो वो ग्रॉस के ऊपर टैक्स हो रही होती है। जो अब जब सैलरी ग्रॉस पे आई थी तो इसका रेट डेफिनेटली कम था,
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट को भी ये आसान लगता है कि थोड़ा सैलरी के ऊपर टैक्स जब लगाना, तो वो एक सैलरी क्लास ऐसी है कि उसके ऊपर से ना कोई पुश बैक आता है, ना उस हिसाब से प्रोटेस्ट्स होते हैं, ना उस हिसाब से उनकी एक लॉबी सिस्टम है जो कि पुश कर सके गवर्नमेंट्स को। तो वो एक ईजी टारगेट गवर्नमेंट को लगता है इन वेरी सिंपल टर्म्स, राइट। सो सैलरी टैक्स से होता ये है कि अब जब इस बजट में जब सैलरी के ऊपर टैक्स उन्होंने बढ़ाया तो सैलरी क्लास की बस हो चुकी थी। तो उन्होंने जो है वो काफ़ी, आपने देखा होगा ह्यू एंड क्राई था, सोशल मीडिया पे काफ़ी बातें हुई, सब कुछ हुई। तो अब फाइनेंस बिल में तो एक रेट आ गया, उसके बाद जब फाइनेंस एक्ट आया तो उसमें एक और सरप्राइज़, मतलब अभी तक अवाम ने फाइनेंस बिल के रेट्स को अब्जॉर्ब नहीं किया था कि फाइनेंस एक्ट में आ गया कि 2.5 के आपको सरचार्ज भी देना है 10% टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर। जिस वक्त वो आया, आप यकीन करें मेरा फ़ोन जो है वो मुसलसल जो मैसेजेस और जो फ़ोन कॉल्स आ रही थी सबसे ज़्यादा इसी पे आ रही थी कि हमने तो सुना था कि सेनेट ने रिजेक्ट कर दिया सैलरी की इंक्रीज़ को और रिजेक्ट हो जाएगा नेशनल असेंबली में। किसी ने भी बात नहीं करी इसके ऊपर, किसी ने भी सैलरी क्लास का नहीं सोचा, बिकॉज दैट इज़ वन क्लास जो कि अपना टैक्स पाबंदी के साथ देने पे मजबूर है, आई वुड से, राइट। सो ये जो चीज़ आई ना, एक तो चीज़ ये कि देखिए थोड़ा सा आवाम को भी टाइम चाहिए होता है चीज़ों को अब्जॉर्ब करने के लिए। इस तरह की जो लास्ट मिनट अमेंडमेंट्स होती हैं दे ऑलवेज एक जो साइकोलॉजिकली जो आपके ऊपर इम्पैक्ट होता है कि वही अभी तक बर्दाश्त नहीं होता, अब्जॉर्ब नहीं किया था, और ये 10% वाला और इनको मतलब बर्दाश्त करना मुश्किल था डेफिनेटली ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। सो ऑल्दो वो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के ऊपर है, बट इन एनी केस टैक्स जो है वो आपको डेफिनेटली इस तरह से सैलरी के ऊपर अगर आपकी कलेक्ट हो जाए तो आपको वो उस हिसाब से आपको अब्जॉर्ब करना, और अगेन इफ़ यू हैव अ वेरी हाई रेट तो आपको हर सूरत में वो बुरा लगता है। और इस सिचुएशन में एक और जो चीज़ बुरी हुई वो ये चीज़ बुरी हुई कि जो आपका इनिशियल जो स्लैब्स है ना, जब तकरीर थी फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तो उन्होंने कहा हमने हाई सैलरी अर्नर्स पे लगाया है और हमने बहुत ज़्यादा जो हाईएस्ट स्लैब है उस पर भी नहीं लगाया क्योंकि ब्रेन ड्रेन का ख़तरा है। बट अगेन दिस इज़ ऑल फॉलोइंग बैक। जो इनिशियल सैलरी स्लैब्स हैं उसमें भी बहुत इम्पैक्ट आया, और जो आप जो बेसिक सैलरी स्लैब्स हैं उसमें तो कहीं कहीं पे डबल हो गया टैक्स की अमाउंट। इस पे मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप इलाबरेट ज़रूर कीजिएगा, इससे पहले मैं इनसे कर लूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया और हमारी बहुत सारे पॉपुलेशन इसी स्ट्रेटा के अंदर आती है, इसमें मैं चाहूँगी थोड़ी सी देर में आप और इलाबरेट कीजिएगा। जी हैदर, तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि इनकम टैक्स की हमने एक बात कर ली, दूसरा जो हम जब आते हैं जॉब करने, आम तौर पे जो इंसान एक घर से निकलता है, ग्रेजुएट करके निकलता है, फिर वो जॉब में जाते हैं किसी से भी आप पूछें तो उनका पहला ख्वाब ये होता है कि जी हम जो है पैसे जमा करके अपना घर बनाएंगे, ठीक है ना। बल्कि आपने वो भी देखा होगा कि किसी को अगर अलादीन का चिराग मिले तो वो जब रगड़ते हैं सबसे पहले कहते हैं क्या हुक्म है मेरे आकर, तो वो कहते हैं मुझे एक अच्छा सा बड़ा सा घर बनाना है। या किसी की लॉटरी निकला है तो वो ये सोचते हैं कि पहले घर बनाना है। तो वो बहुत रेलिवेंट है, मुझे लगता है कि लोगों के ख्वाब इससे जुड़े होते हैं, ज़रूरत इससे जुड़ी होती है। इसके बारे में क्या है कि टैक्स की क्या इसमें इम्प्लीकेशन इस वक्त आई हैं? जी, जो आपका ये सवाल है ये बड़ा एक रेलेवेंट सवाल है बिल्कुल। इसमें अगर थोड़ी मैं एक जनरल सी बात ही करूँ कि देखें, टैक्स देना मतलब दुनिया में किसी को भी अच्छा नहीं लगता ना। यकीनन एक स्टेट की रिक्वायरमेंट होती है कि उनको टैक्स कलेक्ट करना होता है, जैसे बताया इन्होंने कि वो एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए, एक सिस्टम चलाने के लिए वो टैक्स का गवर्नमेंट का एक राइट है कि वो उसको लेना लाजमी है। बट ये कि अब दोनों विन विन सिचुएशन होनी चाहिए इस तरह से कि देने वाले को टैक्स देने में आसान हो, लेने वाले के जो टारगेट्स हैं, जो मकसद है वो पूरा हो जाए। अब जहाँ तक हम प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं ना, अगर प्रॉपर्टी में 2-3 अलग अलग फेजेज़ हैं। अगर मैं बात करूँ कि हम एक जनरल से बिल्कुल बात करता हूँ कि इसमें टेक्निकलिटीज़ में जाए बगैर, कि जब एक प्रॉपर्टी परचेज़ की जाती है और बेची जाती है तो बायर से और सेलर से दोनों से एक एडवांस टैक्स कलेक्ट किया जाता है जो कि उसके लिए वो एडजस्टेबल होता है। लेकिन अब वो प्रॉपर्टी चाहे वो कमर्शियल पर्पस के लिए हो या रेजिडेंशियल पर्पस के लिए हो, उन सब पे एक अथॉरिटी है रजिस्ट्रार जो कि टैक्स कलेक्ट करता है और वो गवर्नमेंट को जमा करवाता है बायर से और सेलर से। ये चीज़ तो अभी आई ना। अब थोड़ा सा हम पीछे जाके बैकग्राउंड में अगर मैं बात करूँ कि 12 और 13 से पहले ये जो एडवांस टैक्स की कलेक्शन जिस वक्त नहीं हुआ करती थी, उस वक्त ये वाला सेक्टर जो था वो सबसे ज़्यादा वो सेक्टर था कि जो ब्लैक मनी आपके पास है, कोई एक ऐसा पैसा है कि जो अनटैक्स है, कोई ऐसा पैसा है कि जो आपने किसी ऐसी जगह से कमाया हुआ है कि जिसके ऊपर वो टैक्स नहीं जा रहा है। तो ये सबसे आसान एरिया था कि पैसे आप यहाँ पार्क कर दें, क्योंकि ये रियल एस्टेट के अंदर पैसे डालने का मकसद ये होता था कि वो जो ट्रेसिबिलिटी होती थी वो उस वक्त नहीं होती थी। ये तो बाद में 2012 और 13 के अंदर ये लेके आए कि जब बायर ख़रीदने किया तो बायर से कुछ टैक्स ले लिया, जब
बेचने वाले से कुछ टैक्स ले लिया, तो एटलीस्ट ये पता लगा कि ये बंदा परचेज कर रहा है और ये सेल, जब वो उसके नाम पे टैक्स जमा हो गया, पहले वो 1 था, फिर वो 2 हुआ, फिर टाइम टू टाइम वो 3 हुआ, अब इस बजट में उसको और चेंज किया है। तो इस टैक्स के आने से पहले तो ये सेक्टर ऐसा था कि बिल्कुल ब्लैंक है। आप अपनी ब्लैक मनी लेके आएँ, कहीं से भी लेके आएँ, उस पर टैक्स ना दें और रियल एस्टेट में और प्रॉपर्टी में डाल दें, और वो प्रॉपर्टी में पैसे जमा होते रहें। इकनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना उस सेक्टर में चला गया, जो कि किसी बिजनेस में आ सकता था, किसी टेक्सटाइल में आ सकता था, जहाँ से टैक्स निकलता। तो ये गवर्नमेंट के लिए ये वहाँ मजबूरी थी वहाँ पे कि बायर को ट्रेस किया जाए और सेलर को ट्रेस किया जाए। उन्होंने उसके बाद 12 और 13 में ये टैक्सेस को लगाया कि जब आप परचेज करेंगे और बेचेंगे तो आपसे ये टैक्स वसूल करके एफवीआर को जमा कराएंगे। अब जब एफवीआर को जमा कराएंगे तो टैक्स अथॉरिटीज़ यकीनन देखेगी कि आपके नाम पे ये जमा हुआ है टैक्स, और उससे वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी भी आ जाएगी एक, और वो उससे पता चलेगा कि आपके पास ये प्रॉपर्टी आपने परचेज़ की है। जब आपसे प्रॉपर्टी परचेज़ की है तो आपसे सवाल उनका बनेगा कि ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, इसकी पीछे इसकी इनकम क्या है, उसके पीछे उस इनकम के ऊपर आपने टैक्स दिया नहीं दिया है। तो ये पूरा मतलब trail है वो ये एक जो ट्रैक था ना, ये इससे मेंटेन हुआ। और हमने इन 10 सालों में देखा कि प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत सारे केसेस भी कोर्ट के अंदर, हायर कोर्ट के अंदर गए कि जहाँ पे कंसीलमेंट के केसेस होते थे कि उस टैक्स के जमा होने से पता लगा कि प्रॉपर्टी आपके नाम पे, उस प्रॉपर्टी के बेचने से पता लगा एफबीआर को ये प्रॉपर्टी आपके पास थी जो कि अनडिक्लेयर थी। जब अनडिक्लेयर का आपसे सवाल किया तो पता लगा कि उसके पीछे इनकम आपके पास मौजूद थी जो कि अनटैक्स थी, उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया गया था। तो देखिए ये टैक्स लाना तो यकीनन एक मजबूरी था उनका, अच्छा भी था, ठीक है ना। अब वो एक अलग बात है कि इस टैक्स को बहुत नॉमिनल से रखा जाए ताकि वो आप उसको ट्रैक भी कर सकें। फिर उन्होंने ये देखा कि ये 1% 2% लाने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लोग 1% को उस कॉस्ट का पार्ट बना गए। मैंने अगर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी लेनी है तो मैंने माइंड बना लिया मेरा 1% 2% मेरी कॉस्ट का पार्ट है, बेचने वाले को मैं उसके ऊपर ऐड करके बेच दूंगा कि ये मेरी कॉस्ट का पार्ट है, या मैं, ठीक है ना। अब उसको ट्रैक करने के इन्होंने फिर जब फाइलर नॉन फाइलर लेके आए तो फिर वो प्रॉपर्टी में इन्होंने रख दिया कि फाइलर के लिए ये रेट है, नॉन फाइलर के लिए ये रेट है, ठीक है। फिर उन्होंने उससे भी उनको नहीं हुआ तो उन्होंने नॉन फाइलर के लिए प्रॉपर्टी के 200 एंड 250 टाइम्स उनका टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है ना। जहाँ पे 100% सबके लिए था कि किसी का रेट अगर 5 है तो 10 कर दिया, तो उनका 200 एंड 250 टाइम्स को टैक्स को कर दिया ताकि वो नॉन फाइलर हो, उससे वो और मजीद उससे टैक्स लिया जा सके। ऑल्दो वो टैक्स उसके लिए एडजस्टेबल था, बट ये कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि मुझे प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है। आज मैं गया एक वकील के पास, मैंने रिटर्न फाइल किया, मैं 24 घंटे में बन गया फाइलर। मैं फाइलर बनने के बाद मैं प्रॉपर्टी परचेज़ करने गया, दोबारा से वो मैंने नॉन फाइलर का जो एक मेरा लॉस होता वो मैंने बचा लिया। तो अब एक ये 6-8 सालों से यही होता था कि एक इंडिविजुअल आता था, वो कहता था मुझे प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, मुझे गाड़ी परचेज़ करनी है, उसके लिए मुझे फाइलर बनना है, वो उसका मकसद पूरा हो गया। उसके बाद दोबारा से वो अनडॉक्यूमेंटेशन की तरफ दोबारा चला गया। तो अगेन जो है ना वो ये चीज़ चलती रही प्रॉपर्टी के साथ। इस साल इन्होंने जो बजट के अंदर प्रपोज किया एक और कॉन्सेप्ट लेके आए, वो लेट फाइलर का, ठीक है। अब वो लेट फाइलर के ना उन्होंने बोला कि यार ठीक है, ये बंदा आज रिटर्न फाइल करके आज तो फाइलर बन जाएगा, लेकिन यार इसने रिटर्न तो लेट फाइल किया ना, तो मैं लेट फाइलर के लिए जो है वो रेट अलग कर दूँ। तो इस साल उन्होंने जो है ना वो वैल्यू ऑफ दी प्रॉपर्टी के हवाले से वो रेट भी कुछ इंक्रीज किए, चेंज किया इसका, जी जी 3%, 3.5% 3.5 और 4 तक किया, और नॉन फाइलर के लिए उसको रेट दूसरा कर दिया, और लेट फाइलर के लिए एक इंट्रोड्यूस कर दिया, एक और टैक्स कर दिया कि अगर ये लेट फाइलर, मतलब मैं आज प्रॉपर्टी लेने गया तो मैंने अगर लेट फाइलर हूँ तो मुझसे वो एक जो नॉन फाइलर से कम और फाइलर से ज़्यादा का एक रेट जो है ना मुझसे वो कलेक्ट करेगा, ठीक है। अब जब ये बिल पास हुआ तो अब यकीनन वहाँ पे लेट फाइलर डिफाइन नहीं था कि लेट फाइलर क्या है, जी जी ठीक है ना। मतलब अगर मैंने लेट रिटर्न फाइल किया है तो उन्होंने फाइनेंस एड जब आया अप्रूव हुआ तो उन्होंने उस लेट फाइलर को भी वो कर दिया कि लेट फाइलर वो होगा कि जिसने पिछले 3 सालों में रिटर्न फाइल लेट किया होगा, मतलब किसी, और वो लेट से मुराद आई थिंक वो भी है कि वो जुलाई से अगस्त तक, सितंबर के बाद है। हाँ बेसिकली जुलाई टू जून का रिटर्न जो है वो सितंबर में फाइल होता है, ठीक है ना। और अगर उस डेट के बाद अगर वो फाइल करे तो वो लेट फाइलर होता है। तो अब लेट फाइलर को उन्होंने कर दिया कि 3 साल तक कंटिन्यूस उसने लेट फाइल किया होगा तो वो लेट फाइलर के अंदर आएगा। अदरवाइज अगर उसने 3 सालों में कोई 1 साल भी फाइलर पे किया हुआ है, टाइम पे फाइल किया हुआ है, तो उसको वो कंसीडर कर लेंगे फाइलर, ठीक है ना। तो अब ये चीज़ जो है ना वो तो बाइंग और सेलिंग के ऊपर टैक्सेशन है कि जो कि आपके और हम पे, हर उस बंदे पे जिसने प्रॉपर्टी परचेज करनी है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा।
ठीक है, एक तो ये हो गया फेस। अब दूसरा फेस ये हुआ कि प्रॉपर्टी जब आप बेचते हैं तो उसके ऊपर कैपिटल गेन भी है, ठीक है ना। वो कैपिटल गेन भी इन्होंने 2016-17 के बाद इंट्रोड्यूस किया प्रॉपर्टी के ऊपर, कि जब आप प्रॉपर्टी, अगर आपने 100 रुपये की प्रॉपर्टी खरीदी है और आपने बेची है 150 रुपये की, तो 50 रुपये का कैपिटल गेन होता था, जो कि आपको टैक्स के लिए ऑफर करना होता था वहाँ पे, सही है। ठीक है ना। उसके लिए उन्होंने डिफरेंट स्लैब्स दिए हुए थे, डिफरेंट रेट दिए हुए थे, कि अगर 6 साल तक प्लॉट आपने रखा है तो उससे के बाद अगर होल्डिंग पीरियड आपका 6 साल है, उससे ज़्यादा रखने के बाद आप बेचते हैं तो आपका कैपिटल गेन वहाँ पे एग्जाम्प्ट हो जाता था। इसी तरह से कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पे 4 साल, और इसी तरह से जो फ्लैट है उसके ऊपर 2 साल, ये टाइम लिमिटेशन आपने इतना रखा तो उसके बाद बेचा तो उसके ऊपर वो कैपिटल गेन को वहाँ पे एग्जाम्प्ट कर देते थे। सही है। इस साल वो अब जो बजट में जो लेके आए कैपिटल गेन, उन्होंने बिल्कुल एक अलग ही अंदाज में स्ट्रेट 15% उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। मतलब अगर आप 1 जुलाई 2024 के बाद प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और उसको डिस्पोज करते हैं, उसको सेल करते हैं, तो जो भी आपका कैपिटल गेन होगा, मतलब आप जितने की खरीदी है और जितने की बेची है, दोनों का जो डिफरेंस होगा उस पर 15% आपका टैक्स स्ट्रेट उसके ऊपर टैक्स लगेगा, अगर आप फाइलर हैं। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो उसके लिए कैपिटल गेन के लिए भी वो लेके आ गए कि आपको एक नॉर्मल टैक्स रिजीम में ले जाएंगे, जो भी अगर कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके लिए 29%, और कोई इंडिविजुअल है तो वो अगर एक सैलरीड पर्सन अगर नॉन फाइलर है और अगर वो प्रॉपर्टी बेचता है तो वो उसकी इनकम जाके सैलरी के साथ मर्ज होके और एक रिवाइज रेट निकल के आ जाएगा, जिसको उसका टैक्स मजीद बढ़ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र पे टैक्स हो गया, ये दूसरा टैक्स हो गया, ये आपका कैपिटल गेन हो गया। और उसके बाद अब ये तो वो एरिया है कि जो एक नॉर्मल बंदा करता है ना, ये बिजनेस नहीं है। मेरा प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना मेरा बिजनेस नहीं है, लेकिन मैंने ये टैक्स दिया। अब इसमें हम बात करते हैं जो वो सेक्टर है जो यहाँ बिजनेस हो रहा है, जो कमर्शियल जो है। हाँ जो कि एक सबसे बड़ा एरिया है रियल एस्टेट का, कि जहाँ पे बहुत ज़माने से वो कोशिश करते हुए आ रहे हैं। इसमें वो एमएसटी भी लेके आ गए, उसके अंदर जो एसेट डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस भी लेके आ गए कि आप प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर दें, 1% पे कर दें, डॉक्यूमेंटेशन में आ जाएं। बट जो उनका मकसद था वो मकसद उनका पूरा नहीं हुआ, गवर्नमेंट का, एफबीआर का। लोगों ने उसको फाइल उस तरह से नहीं किया जिस तरह से वो एमएसटी अवेल करनी चाहिए थी। सही है। तो अब ये वाला पैसा जो वहाँ पे लगा हुआ है, तो अब यकीनन बिल्डर्स को आप देख लें और डेवलपर्स को देख लें, ये चूँकि बुक्स मेंटेन नहीं करते, इनके पास वो ना कोई अकाउंट्स की कोई टीम होगी, इनके पास ना कोई लीगल की टीम होगी। जब वो एक बिल्डर, एक डेवलपर, एक रियल एस्टेट का काम करने वाला जो कि करोड़ों का बिजनेस कर रहा है, वो छोटा नहीं कर रहा है, उसकी दिन की ट्रांजेक्शन अगर आप देखेंगे, वो करोड़ों की ट्रांजेक्शन बाइंग और सेलिंग हो रही है। उसके पास कोई किताबें मौजूद नहीं है, उसके पास कोई लेजर मौजूद नहीं है। वो जब बनाता ही नहीं है, तो जब एक बनाने वाला बना नहीं रहा, तो उसको असेसमेंट करने वाला ऑफिसर उसको क्या उसको देखेगा, क्या उसकी बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई करेगा? ऐसा बहुत बड़ा एरिया है कि जो बैंक के अंदर भी पैसा नहीं आता है, सारी कैश ट्रांजैक्शन यहाँ पे होती हैं। उसको कैटर करने के लिए टाइम टू टाइम ये टैक्सेशन लेके आते रहे, लेकिन अगेन वहाँ की कहीं कामयाब नहीं हो सके। जहाँ इनको अब समझ में आ गया कि देखें ये बुक्स मेंटेन करने वाला सेक्टर नहीं है, तो इस साल उन्होंने बजट के अंदर जो बिल्डर और डेवलपर के को उन्होंने स्टेट वो लगा दिया कि आपकी जो पूरे साल की जो रिसीट होगी, पूरे साल जो आपको पैसा आएगा, उसके ऊपर स्टेट 12%, 15% और साढ़े मतलब 10%, 3 तरह के रेट लेके आ गए कि टोटल रिसीट का इस परसेंटेज से उसकी इनकम को वो बना देंगे एक सेपरेट रिजीम बना के, और उसके ऊपर नॉर्मल टैक्स लगा देंगे जो भी उसका रिस्पेक्टिव रेट बन रहा होगा। ठीक है, तो अब ये इनकी एक कोशिश ज़रूर है कि अब इससे ज़रूर ये हो जाएगा कि एक बिल्डर या डेवलपर जो ये काम कर रहे हैं, कमर्शियली काम कर रहे हैं, उनकी बैंक स्टेटमेंट ये वेरीफाई तो हो सकता है कि कितना पैसा आया, उससे एफबीआर के जो ऑफिसर हैं उस पर परसेंटेज लगा के उसकी इनकम को क्लासीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगेन एक बहुत बड़ा एरिया मौजूद है कि ये तो चलें बैंक में पैसा आ गया, ठीक है ना, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरा आधे से ज़्यादा पैसा तो कैश में चल रहा है, लेकिन लेने वाला भी कैश पे है, देने वाला भी उसको कैश पे एक्सेप्ट कर रहा है, वो तो नहीं आ सकता। इनफैक्ट जो नॉर्मल बाइंग और सेलिंग होती है, बाइंग और सेलिंग के अंदर भी जो एफवीआर वैल्यू की प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी जो होती है उसकी एक एफवीआर वैल्यू होती है, एक उसकी मार्केट वैल्यू होती है जिस पर बाइंग सेलिंग होती है। ये सवाल मुझे आपसे करना है इसके बाद। ठीक है ना, तो एक यही बहुत बड़ा मसला हल हो उसका, जो इस टैक्स को लगाने वाले वो ना कि इसको एफवीआर की वैल्यू को बढ़ाते। आज 1 करोड़ रुपए की आपका घर है, उसकी अगर एफवीआर वैल्यू के ऊपर मैं जाऊँ, शायद वो 40 लाख रुपए का होगा या 35 लाख का होगा, ठीक है, लेस देन 50% भी होगा, शायद उससे ज़्यादा भी हो, लेकिन बहुत कम वैल्यू है जिसके ऊपर ये ट्रांसफ़र पे टैक्स जाता है। ठीक है ना, अब वो करते ही है कि चूँकि वो एफवीआर वैल्यू ट्रेस हो सकती है, जब सेल और बाइंग के टाइम पे वही एग्रीमेंट बन जाएगा, बाकी सारी ट्रांजेक्शन कैश हो जाएंगी। तो एक बहुत बड़ा एरिया है कि जो इंडिविजुअल्स का भी है और बिजनेस का भी है कि उस वैल्यू को, चूँकि वो कम है,
उसी को वो एग्रीमेंट पे लेके आते हैं, उसी की वो सेल डीड बनाते हैं और उसी के ऊपर टैक्सेस पे हो जाते हैं। तो आपका आधे से ज़्यादा अभी भी वो जो एरिया है ग्रे रहता है। अनडॉक्यूमेंटेड है, और उस मेरे पास एक ब्लैक मनी मौजूद है जिससे मैं वो आउट ऑफ द वे जाके पेमेंट करूंगा और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मैं कुछ और बना लूंगा। तो कोशिश तो इनकी ज़रूर है बहुत इसको कैटर करने की, लेकिन वो इस तरह से नहीं हो सकता कि वो आप जो है ना वो डंडे के जोर पे आप उन पे गए। यकीनन आपने इनके साथ बैठ के इनके साथ कोई ना फिक्स टैक्स रिजीम या कोई बहुत थोड़ा सा टैक्स इन पे लगा के इनको डॉक्यूमेंट लेके आना पड़ेगा, वरना तो मैं पिछले 8-10 सालों से देख रहा हूँ कि इस सेक्टर के लिए हर गवर्नमेंट ने आगे कोशिश कर ली बैठने की, लेकिन वो कामयाब यहाँ पे नहीं हो सके। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द डिटेल्स, दैट्स रियली रेलिवेंट टू एवरीवन, खासतौर से जो प्रॉपर्टी लोग हमारे यहाँ आमतौर पे ले रहे होते हैं, खासतौर से जो इंडिविजुअल आमतौर पे जो लोग लेते हैं, यानी कि एक सिंपल एक सेलर बायर होता है, उस पर बहुत इम्पैक्ट एक हिट है। और ये जो आपने डीसी वैल्यू का जिक्र किया, इस पर मैं भी दोबारा आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। जी तारिक साहब, आपसे जो शुरू में ताहा ने बताया कि दो ब्रॉडर टर्म्स हैं, एक तो हमने इनकम टैक्स की बात कर ली और जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो कि वो भी अच्छा वो हमें पता चलता है, उन्होंने सही कहा कि आप जब शैम्पू की बॉटल उठाते हैं तो पीछे लिखा आता है उसकी साइंस क्या है या वो कितना है इस टैक्स में, इस वाले बजट में, उसमें क्या मेजर चेंज आया और क्या किस तरह की हिट आपको नज़र आ रही है? जैसे कि ताहवकाई ने बताया कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में, इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो कंजम्पशन बेस होता है, यानी अगर गुड्स पे लग रहा है या सर्विस पे लग रहा है तो जो बंदा इस चीज़ को कंज्यूम करेगा, गुड्स को या सर्विस को, उसको उसका बर्डन बेयर करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है पाकिस्तान के अंदर वेरी कॉम्प्लेक्स है, यानी इनकम टैक्स के लिए तो एक लॉ है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के लिए आपके ना तकरीबन 5 से 6 लॉज हैं। यानी प्रोविंशियल टैक्स की बात करें तो हर प्रोविंस का अपना इनडायरेक्ट टैक्स लॉ है। फिर आप जब फेडरल गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो वहाँ पे 3 लॉज मौजूद हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, सेल टैक्स है और आईसीटी इस्लामाबाद में जो सर्विसेज लगती हैं उन पर टैक्सेस हैं। इसके बाद जो पाकिस्तान की स्पेशल टेरिटरीज़ हैं जैसे आपका गिलगित बल्तिस्तान और वहाँ के लिए सर्विस टैक्स भी हैं। तो ओवरऑल अगर आप जब किसी बिज़नेस की बात करें या किसी इंडिविजुअल की बात करें तो उसका कंप्लाइंस वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत कॉम्प्लेक्स है। इस पे काम तो किया जा रहा है कि इसको हार्मोनाइज़ किया जाए और इसको एक लॉ बनाया जाए, और इस पे काम हो रहा है कि एक सेल टैक्स रिटर्न हो जाए सबका, लेकिन बाय द ड्यू टाइम आप देखेंगे 1-2 साल में ये थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन आएगी। जहाँ तक आपके सवाल का था कि क्या इम्पैक्ट है, जी। तो अगर आप जनरल पब्लिक की बात करें तो एक मेडिसिमेंट्स में ही आपकी जो आप लोग अद्वियात इस्तेमाल करते हैं तो उसकी 2 कैटेगरीज होती हैं। एक तो एलोपैथिक में जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, इसके अलावा जो बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको ड्रग के तौर पे लाइसेंस नहीं मिलता, उस जिसे हम आम अल्फाजों में कहते हैं मेडिसिमेंट्स। तो उन पे 18% कर दिया गया है, यानी पहले 1% हुआ करता था, अब 18% कर दिया, तो 17% का, यानी एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आप कफ के लिए कोई एक आप हर्बल वो इस्तेमाल करते हैं या यूनानी कोई दवाई इस्तेमाल करते हैं तो उस पर 17% आपका टैक्स का इम्पैक्ट बढ़ गया है। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर एलोपैथिक में जाएं तो बहुत ज़्यादा मेडिसिन महंगी उसके एक्सपेंसिव होती हैं, तो लोग चाहते हैं कि अल्टरनेट मेडिसिन की तरफ जाएं जहां पे उसका, यानी मैं साइंटिफिक में तो नहीं जाता, लेकिन उसका क्या कहते हैं प्राइस इम्पैक्ट भी बहुत होता है, तो जनरल कंज्यूमर बहुत उसका इम्पैक्ट पड़ेगा 1 जुलाई से। दूसरा जो एक फैसिलिटी मौजूद थी, बहुत सारे ख़वातीन इसमें शामिल हैं कि आप जाके आपको सेल टैक्स कम पे करना पड़ता था अगर आप कोई टेक्सटाइल आर्टिकल ख़रीदते हैं। तो पहले ये 6% था, ग्रेजुअली ये बढ़ता गया और जून में भी जब बजट टारगेट मीट नहीं होने वाले थे तो ये गवर्नमेंट की तरफ से आवाज़ आ रही थी कि इसको हम, तो जो रिटेल आउटलेट्स हैं जो 15% पे पहले सेल टैक्स डिस्चार्ज कर रहे थे टेक्सटाइल आर्टिकल्स पे या लेदर आर्टिकल्स पे, अब वो 18% हो गया है। तो उसका 3% इम्पैक्ट जो है वो टेक्सटाइल महंगी हो जाएंगी, कंज्यूमर का पास ऑन होगा। जी। तब जब कपड़े लेने के लिए जाएंगे तो टेक्सटाइल का इम्पैक्ट उसके ऊपर आएगा। एक और आइटम होता है हमारा दूध, दूध जो है पैकेज दूध, और जिसे हम कह सकते हैं हाइजीन दूध, जो थैलियों में नहीं मिलता, पैकेज में मिलता है और साफ सुथरे माहौल में उसको प्रोसेस किया जाता है, वो महंगा कर दिया गया, 18% कर दिया गया उसके ऊपर रेट। पहले ये 0 पे था, इस पर स्ट्रेट 18% कर दिया गया। ये यानी आप समझें कि अब आप कॉर्पोरेट सेक्टर को जो इसके अंदर इन्वॉल्व था आप डिस्करेज कर रहे हैं कि वो उस लाइन के अंदर इन्वेस्टमेंट ही ना करें, और यानी
जो आम आपके मोहल्ले की दुकान है, लोग वहाँ पे प्रेफर करेंगे ज़्यादा के वो पैकेज दूध जो आपका बिल्कुल जरासीम से पाक दूध होता था। और इस पे बहुत सारी यानी बजट आने के बाद बहुत कुछ समझाया भी गया न्यूट्रिशन में, क्योंकि पाकिस्तान का न्यूट्रिशन लेवल भी इतना अच्छा नहीं है, मेल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन गवर्नमेंट गेटिंग दिस डिटेक्शन फ्रॉम अदर साइड कि इस पे टैक्स होना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल आप समझें कि बिल्कुल दोनों कॉर्पोरेट सेक्टर और नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर का डिफरेंस करना बहुत गलत है। एक तो कंज्यूमर इम्पैक्ट है अपनी जगह पे, लेकिन जो कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट का जो डिफरेंस क्रिएट किया गया है, ये बहुत आप समझें कि बहुत इम्पैक्ट करेगा इंडस्ट्री को, और लोग डी इन्वेस्ट करेंगे रादर के इन्वेस्ट। ये तो एक तो रिवर्स में जाने वाली बात होगी ना, क्योंकि हम ये देखते हैं कि ये तो इस पर हम प्रमोशन भी कितनी देखते हैं। अगर जो पब्लिक सर्विस मैसेजेस आते हैं कि जी आपको खुले दूध से जो है ना पैकेट मिल्क पे चले जाना चाहिए, और जो आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे न्यूट्रिशन लेवल तो हमारे वैसे ही इतना कोई ख़ास नहीं है अगर हम अपनी मेजॉरिटी तबके को देखें। और इसमें जो आपने एक जिक्र किया कि ये जो टैक्स स्ट्रेट इस पर लगाया है, एक आपने न्यूट्रिशन का जिक्र किया था, जो शुरू में आपने बात की कि जो ड्रग की डेफिनेशन में नहीं आती, टू माई क्यूरोसिटी ऐसे जिनको हम कहते हैं डिफरेंट टाइप के विटामिन होते हैं या सप्लीमेंट्स होते हैं, आई थिंक दोज आल्सो कम अंडर दिस थिंग। देखिए विटामिन वगैरह तो सब बाहर हैं, वो मेडिसिमेंट्स में नहीं आते हैं। यूनानी दवाइयाँ और ज़्यादातर कफ सिरप्स टाइप के होते हैं जो ड्रग का लाइसेंस उनको नहीं मिलता, तो उनको ड्रग अथॉरिटी से मेडिसिन का लाइसेंस मिल जाता है। ठीक है, ओके। तो वो यूनानी दवाइयाँ या आप समझें कि अल्टरनेट मेडिसिन जिसे हम कहते हैं, वो उसमें कवर होती हैं। जी, तो इस पे मज़ीद ये हमारा प्रोग्राम यानी नौजवान और बच्चे और जो घर के हैं उनके लिए भी एक बैड न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ने शुगर के ऊपर 15% लगा दिया है। यानी वो शुगर जो आप कन्फेक्शनरी वालों को सप्लाई करते हैं, बिस्किट मैन्युफैक्चरर को सप्लाई करते हैं, आप कन्फेक्शनरी कंपनीज को सप्लाई करते हैं, तो उन पे एफईडी लगा दी गई है। तो आपकी जो बच्चे बिस्किट्स जेलीज वगैरह खाते हैं, तो उनकी कॉस्ट में भी 1 जुलाई से चेंज आएगा। तो ये एक इस पे भी 15%। देखिए मसला ये होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ये होता है एफईडी है, बेसिकली ये 15% एफईडी लगाया गया है। फिर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, शुगर कंपनी है, जब सप्लाई करेगी, अब मैं से क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम जनरल है, तो मैं इसमें दिस लेवी इज ऑल्सो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पे बहुत सारी डिबेट चल रही है कि ये शुगर कंपनीज या जो जिन पे लगाया गया है वो कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज करेंगे इसको। लेकिन 1 जुलाई से शायद अगर ये सस्टेन कर जाती है तो वो कॉस्ट में बिल्ट इन हो जाता है ये, और फिर वो आपको समझा कि हाउस होल्ड आइटम्स आपके होते हैं, घर के इस्तेमाल की चीज़ें, उसमें आपको होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो मेजर चेंज है वो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से है। सिंध गवर्नमेंट का फाइनेंस एक्ट आ चुका है, उसमें 13% को 15% कर दिया गया है। यानी अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर से बैंकिंग सर्विसेज लेते थे तो आपको बैंकिंग चार्जेस लगते हैं, तो उस पर पहले 13%। वैसे तो 1 जुलाई से बैंक ने अपने चार्जेस भी रिवाइज कर दिए बैंक्स ने। तो इसके साथ जो रिवीजन हुआ है वो टैक्स रेट्स का भी हुआ है। सिंध की हद तक की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये ज़्यादातर मैं अपनी क्लैरिटी के लिए पूछ रही हूँ और सबके लिए कि जैसे अक्सर सर्विसेज पे हम ये टैक्स होता था कि कोई अगर कॉर्पोरेट में सर्विसेज किसी ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हैं या किसी से ले रहे हैं तो उसमें एक टैक्स लगता था। यूसी क्या बात करें कि दैट हैज रेज्ड अप टू 13 से। यानी एग्जांपल के लिए बिल्कुल जनरली मैं कोई एग्जांपल देता हूँ। रेस्टोरेंट में आप जाते हैं तो आपका जो रेस्टोरेंट का जो बिल है वो 2% वैसे ही इंक्रीज हो गया आपका 13 से 15 होने की वजह से। तो ये एक चेंज आया है। अच्छा, इसके बाद जो बड़े आपके हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, और बड़े एजुकेशन सेक्टर्स हैं, तो अगर उनकी एनुअल फीस जो है वो 5 लाख से ऊपर है तो सिंध गवर्नमेंट ने उन पर 3% लगा दिया है। हॉस्पिटल्स पे अगर किसी बेड पेशेंट कोई बेड पे वो ऑक्यूपाई करता है जिसकी फ़ीस जो है चार्जेस जो है 25,000 से ऊपर हैं, तो उस पर सिंध गवर्नमेंट ने 3% लगा दिया है। शुरू में जो फाइनेंस बिल आया था तो उसमें बहुत क्लैरिटी नहीं थी, तो स्ट्रेट 15% की न्यूज़ आ रही थी और सब सेक्टर्स के पर आ रही थी कि सब अक्रॉस द बोर्ड लगा दिया गया। लेकिन फिर जब थोड़ा सा आप समझें कि इनफॉर्मल प्रोटेस्ट हुआ, यानी हॉस्पिटल्स वगैरह में कुछ बैनर्स भी लगाए गए, उसके बाद आपको पता है कि एजुकेशन का हाल सिंध के अंदर और हॉस्पिटल्स का हाल क्या है। उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर इसको रियलाइज़ किया और इसको सिर्फ आप समझें जो अपर क्लास कह सकते हैं, जो मेजॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके लिए ये फिर थोड़ा सा एक्सपेंसिव किया गया है कि 3% एजुकेशन पे। लेकिन जब एक टैक्स लग जाता है ना तो वो फिर
एक मरतबा एक्सेप्टेबिलिटी आ जाती है, जी। फिर उसका थ्रेशोल्ड आसा से कम किया जाता है और फिर वो जनरल पब्लिक पे अप्लाई होता है। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है लेजिस्लेचर की तरफ कि से। कम से कम शुरू तो कर लें। एक फैसिलिटी लाए गए हैं जो मैंने आपको भी एग्जांपल दी थी रेस्टोरेंट के लिए, तो उसमें 13% जो रेस्टोरेंट हैं 15% कर दिया गया। तो रेस्टोरेंट के लिए जो डिजिटल पेमेंट्स हैं, आप जाएं और क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करें तो आपको 15% देने की ज़रूरत नहीं है। ये अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, जी जी जी, है ना, जनरल पब्लिक के लिए, कि आपको 15% सेल टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने QR कोड के ज़रिए, डिजिटल पेमेंट के ज़रिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट की है, तो आपको जो रेस्टोरेंट है 8% चार्ज करेगा रादर के 15%, तो आपकी स्ट्रेट 7% डिस्काउंट हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप यू गो द हार्ट ऑफ सिटी, आप शारा फैसल पे किसी 2 दिन पहले रेस्टोरेंट पे गया मैं, अच्छा खासा बिल बन गया। मैंने कहा कि मैं डेबिट कार्ड दूंगा तो मुझे वाला टैक्स लगाएंगे आप? तो उसने बोला ना सर हम ना आपका यहाँ पे तो कोई कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता और कोई टैक्स भी नहीं होगा, ये आपको कैश पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अनफॉर्चुनेटली अथॉरिटीज़ जो हैं ये बेनिफिट जो है पास ऑन भी नहीं होने देती, क्योंकि उनके पास कंट्रोल के बड़े मसले मसाइल हैं। और आजकल बच्चों का एकेडमिक ईयर चेंज हुआ है, तो एकेडमिक ईयर चेंज हुआ है, आजकल तैयारी है, बच्चे किताबें खरीद लेंगे, माँ पेरेंट्स सब इंगेज हैं। हाँ। तो एक अनफॉर्चुनेट खबर ये है कि स्टेशनरी के ऊपर 10% से सेल्स टैक्स लगा दिया गया है। पहले ये एग्जाम्प्ट होता था। एक्सरसाइज बुक्स को उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, जो किताबें कॉपियाँ होती हैं जिस पे बच्चे लिखते हैं, उनको नहीं किया गया। लेकिन जो स्टेशनरी है, पेन, कॉपी, पेंसिल्स वगैरह जो हैं, उन पे इन्होंने 10% की इम्पैक्ट कर दिया है। तो ये ओवरऑल जो है जनरल पब्लिक पे इम्पैक्ट है। एक पाकिस्तान के साथ एक अनफॉर्चुनेट ये होता है कि जो चीज़ महंगी होने वाली होती है, जैसे दूध हो गया, मेडिसिन हो गई, जैसे टैक्सेस के होते तो कुछ लोग स्टॉक कर लेते हैं जी। तो आपको पता है कि 30 जून को 1 जुलाई आने वाली है, तो वो अपने प्राइस वैसे ही एक्सकेलेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं टू अर्न द हायर प्रॉफिट। तो वो एक किस्म के हम मिसिंग समझते हैं हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, कि वो ये नहीं देखते कि एक एग्जिस्टिंग स्टॉक पे भी वो लोग सेल्स टैक्स जो है, जो लोग स्टॉक खरीद चुके हैं, पुरानी परचेज होती है उसके ऊपर, तो वो होर्डिंग होती है, बड़ा कुछ होता है। तो ये ब्रीफ जो इम्पैक्ट था हमारी जनरल पब्लिक के ऊपर था। फिर इस पर मज़ीद एक और बात जो मैं ऐड करना चाहूँगा, हैदर ने बात की कि रियल इस्टेट के ऊपर, तो गवर्नमेंट ने एक और अटैम्प्ट किया है, FED लगाया है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, जो मुख्तलिफ 5, 7, 2, 10% लगाया है फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर के ऊपर, कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे अलॉटमेंट के वक्त या ट्रांसफ़र के वक्त, तो वो आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। लेकिन अगेन मैंने जैसे बताया कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो शुगर के ऊपर हो या प्रॉपर्टी के ऊपर हो, ये एक इनोवेशन है गवर्नमेंट की तरफ से और मे बी सब्जेक्ट टू लिटिगेशन होगी ये। थैंक यू सो मच। अच्छी इनोवेशन नहीं है कोई। ठीक है जी, तो अब आपके साथ पे आते हो। थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि अब वो एक टॉपिक आपने शुरू किया था और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पे इम्पैक्ट हो रहे हैं। जो लो सैलरी तबका है उसमें मैं चाहूँगी, जो पहले हमें पता है कि 50,000 रुपये तक तो एग्जाम्पशन थी, 50,000 के ऊपर जब आते थे तो वहाँ पे 2.5% का टैक्स था। इस तरह से डिफरेंट स्टैप्स हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया, जिसमें आप कमेंट कीजिएगा कि एक तो हमने ये देखा कि जो स्लैब्स हैं वो भी उनकी रेंज कम कर दी गई, तो वो जो आपने शुरू में मार्जिन वाली बात की थी वो वाला सिलसिला तो रहा नहीं, बहुत जल्दी लोग अगले स्लैब में जा रहे हैं अब। और दूसरी बात ये कि जो टैक्स की रेट है वो भी ऑलमोस्ट डबल इन द एवरेज थॉट व्हाट वी कैन सी। और इसमें सबसे ज़्यादा जो हिट है मैं समझती हूँ जो 50,000 से लेके जो 2.5-3 लाख रुपए तक जो इस वक्त सैलरी ब्रैकेट में है, और ये बहुत बड़ा तबका है हमारे मुल्क का, तो उन पे इम्पैक्ट आ रहा है। इस पर आपका मुझे कमेंट चाहिए। बेसिकली सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो अनफॉर्चुनेटली उसी तबके पे है जो एग्जेम्प्ट के बाद फॉल करते हैं, यानी 6 लाख से 12 लाख की सालाना आमदनी वाले पे, सैलरी इनकम वाले पे। उसमें 2.5% से बढ़ा के अचानक 5% कर दिया गया। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी हार्श स्टेप। और अगेन अगर हम एक ओवरऑल पिक्चर देखें ना, तो आप मुझे बताएं कि एक सैलरीड क्लास में जो शख्स, आप समझें 12 लाख रुपए, 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, ठीक है ना, उसका 5% तो पहले टैक्स में चला गया जी। उसके बाद जो उसके पास इनकम आई, आप इन्फ्लेशन की फिगर्स चेक करें और आप टैक्स की एप्लीकेबिलिटी चेक करें, एवरीथिंग, दूध, एजुकेशन, हेल्थ, हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है। सो एक तरफ आप हर चीज़ महंगी कर रहे हैं और दूसरी तरफ हर चीज़ जो आप उसकी डिस्पोजेबल इनकम है, जो उसकी टेक होम इनकम है, वो रिड्यूस हो रही है। सो इट इज़ एक्चुअली जो इस तरह का तबका है उसके ऊपर एक डबल
समझें डबल इफेक्ट आ रहा है, डबल इम्पैक्ट आ रहा है। एक तो उन टैक्सेस का जो उसके ऊपर एडिशनली पड़ रहा है और उसकी टेक होम इनकम पे भी, विच इज़ क्वाइट अनजस्ट। सो हमारे पास इस वक्त अगर आप देखें तो एक ओवरऑल लेवल है ना, वो इंतहाई फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद आगे भी स्लैब्स में जो उन्होंने किया है उसमें यही किया है कि उन्होंने इनकम को जो सैलरी इनकम है उसके स्लैब्स में यही किया है कि जगह जगह उन्होंने इंक्रीज़ किया हुआ है। सो अगेन जो इंक्रीज़ है वो एक अगर किसी की 30 लाख रुपए तनख्वाह है, 15 लाख रुपए तनख्वाह है, वो फिर भी इस कैपेसिटी में होगा कि वो उसको अब्जॉर्ब कर ले। ऑल्दो कि इस वक्त जिसकी तनख्वाह है उसको वही चीज़ बुरी लग रही है, बट एक लोअर टेक होम सैलरी वाले के लिए ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है और इसको एक ओवरऑल पिक्चर में देखना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि फेडरेशन और प्रोविंसेस में एक डिस्कनेक्ट है। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक टैक्स लगा रही है तो एक it has to be backed by some research, it has to be backed by some tax policy rationale. There has to be some rationale, there has to be some analysis कि ये किस तरह से होगा, हमारे यहाँ लोअर इनकम ग्रुप पे से क्या इफेक्ट पड़ेगा। या अगर इनडायरेक्ट टैक्स पे लगा रहे हैं तो आप देखें आपका कौन सा तबका अफेक्ट हो रहा है। जो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है आजकल वो समझे वो मिडिल क्लास में भी लोअर इनकम ग्रुप में है। सो उस तरह की लेवल पे अगर आप इस तरह की चीज़ें और उसकी टेक होम को इतना रिड्यूस करें तो विच इज़ वेरी अनजस्ट। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, जो एक्सपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स का जो सेगमेंट है वो आपका हमेशा से बहुत ही फेवरेट सेगमेंट रहा है, सेक्टर रहा है। उसका एक प्रेफरेंशियल टैक्स रिजीम रहा है फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स। अभी जाके आपने उसको एक टैक्स किया और सैलरी क्लास जो है वो उससे 200% ज़्यादा उसने टैक्स दिया है। जो आपको इतना 4th लार्जेस्ट ग्रुप है जो आपको टैक्स दे रहे हैं सैलरी क्लास। और सैलरी क्लास के साथ आप जो गवर्नमेंट का या जो लॉ मेकर्स हैं उनका जो रवैया है वो दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ लेविंग फर्दर टैक्सेस। सो इस तरह की जो सिचुएशन है ना, इसमें अब वेरी प्रैक्टिकली जो अब मुझे लोग मिल रहे हैं वो अच्छे, आप देखें जो C-लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं या जो हायर पोजीशंस होल्ड किए हुए हैं, पिछले 1-2 सालों में सुनने में आ रहा है कि वो लोग भी जा रहे हैं पाकिस्तान से, राइट। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम व्हेन वी हैव अ ब्रेन ड्रेन इशू, व्हेन वी हैव अ क्रंच ऑफ टैलेंटेड, इंटेलिजेंट, स्मार्ट पीपल हु कैन वर्क, आप इस तरह के रिग्रेसिव टैक्स रजीम से आपका और ब्रेन ड्रेन होगा, राइट। सुपर और दूसरी चीज़ ये, इसमें सैलरी टैक्स के ऊपर बात ख़त्म नहीं होती। अगर आपकी 150 मिलियन से ज़्यादा की तनख्वाह है तो आपके ऊपर उसके ऊपर सुपर टैक्स भी लग जाता है। अगर आपकी 100 मिलियन से ज़्यादा की तनख्वाह है तो आपके ऊपर सरचार्ज भी लग जाता है, विच इज़ 10% ऑफ योर लाइबिलिटी। सो इस तरह की आप अगर आप ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं तो इसका मतलब ये हो कि आप कोई गुनाह कर रहे हैं, आपको उसका एक टैक्स देना है, विच इज़ अगेन अ वेरी रिग्रेसिव टैक्स, अ वेरी अनजस्ट। और एक समझे कि अगर मुझे यहाँ पे इतनी 50% 55% टैक्स देना पड़ रहा है और मुझे अगर दुबई में कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा, तो आप मुझे बताएं मैं दुबई में भी कम पैसों पे जाने पे क्यों राज़ी नहीं होंगी, राइट। इफ़ आई हैव अ सैलरी ऑफ समझे जितनी भी सैलरी है तो उसमें बड़ा एक अनजस्ट और एक समझे फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। और इसमें ब्रेन ड्रेन जो है वो आपको अभी अगले साल में भी और इस साल में भी मेरे ख्याल से तो मैसिव होगा। वी कैन सी द नंबर्स ऑलरेडी कि अभी तक भी जो ब्रेन ड्रेन है वो बहुत ज़्यादा है। द अदर थिंग इज़ जो टैक्स रेट्स आपके बिजनेस इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन ऑफ पर्सनस के भी बढ़ाए हैं, उसमें भी अगेन जो पार्टनरशिप्स हैं उसमें भी आप मतलब आई गिव यू माई एग्जाम्पल, राइट। आई एम अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, राइट। मेरे लिए टैक्स रेट इज़ अराउंड 50-55%। तो इट मीन्स दैट हाफ ऑफ द ईयर मैं यही सोच रही थी, इनफैक्ट यही मैं बात कर रही थी कि जुलाई से दिसंबर मैंने जो काम किया है वो मैंने इसलिए किया है कि मैं गवर्नमेंट को फ़ंड कर सकूं, टैक्स दे सकूं। और आधा साल मैंने इसलिए काम किया कि मैं अपने घर पैसे ले जा सकूं। सो विद दीज आर द थिंग्स दैट कम टू माई माइंड एंड आई एम श्योर ये सबके माइंड में आती होंगी। द थिंग इज़ कि अगर मेरे पास ये फैसिलिटी हो कि मुझे ठीक है सही है मैंने 50% टैक्स दे दिया, लेकिन मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, मेरे सारे एजुकेशन के बच्चों के खर्चे, मेरी ओल्ड एज के ओल्ड होम के खर्चे, मेरे मेडिसिन के खर्चे, मेरी हेल्थ के खर्चे, बच्चों की हेल्थ के खर्चे आर टेकन केयर ऑफ, राइट। आई हैव अ बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरे पास बिजली है, पानी है, गैस है। आई वुडंट माइंड पेइंग 50% बिकॉज मेरा अभी भी इतना ही जाता होगा इन सब चीज़ों में। बट विद दिस टैक्सेस एंड विद द vis-a-vis the facilities I have, it is creating a huge disparity. It is creating frustration amongst the masses. It is resulting in again वही brain drain. और इस तरह की जो situations है ना, इसमें जो आपका higher income earner है वो अपने आप को compare करता है उससे
जिसने ज़मीनों से खेत में वो चीज़ें उगाई हैं, उसने चीज़ें बेची और वो अपने जो रिटर्न है उसमें से 12 लाख की वो दिखाता है, क्योंकि 12 लाख की प्रोविंशियल में एग्जेम्पशन है, इससे ज़्यादा कोई नहीं दिखाता। सो आप मुझे बताएं, या आप इसी तरह से आप वो देख लें, मैं बड़ी सिंपल सी रियल लाइफ एग्जांपल है। देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, हर हस्बैंड इज़ एट अ वेरी गुड पोजीशन सिंस मैनी इयर्स, राइट। शी हैज़ बीन लिविंग इन द सेम फ्लैट, इन द सेम अपार्टमेंट सिंस लॉन्ग। वो कह रही है मेरे सामने एक दूध वाला है, उसने इन्हीं टाइम में 3 दुकानें बना ली। एंड अगर आप कंपैरिजन देखें टैक्सेस का, तो क्या होगा, क्या वो अभी तक अपना एक घर बना पाया? नहीं मैं तो दिस इज़ द काइंड ऑफ डिस्पैरिटी विच इज़ हॉन्टिंग पीपल, विच इज़ रियली फ्रस्ट्रेटिंग पीपल नाउ डेज। सो ये जो सब चीज़ें हैं ना, इसमें लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अच्छा, एक सवाल लोगों का यूजुअली होता है, आई एम नॉट श्योर कि आपका भी होगा, सवाल लोगों का यूजुअली होता है कि हम सैलरी के टैक्स को कैसे कम कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली सैलरी में कहीं कोई टैक्स कम नहीं हो सकता, सिर्फ आपका एक मेडिकल का होता है, दैट्स इट। देयर इज़ नो अदर वे जहाँ पे सैलरी में कम हो सके, उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी। द ओनली थिंग दैट कैन बी डन इज़ दैट यू एडजस्ट योर जो आपने टैक्स उस पर दिया है, बिजली के फ़ोन पे, सॉरी जो फ़ोन के बिल्स पे आपने टैक्स दिया है, आपने प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन में टैक्स दिया है, आपने गाड़ी ख़रीदने में टैक्स दिया, आप सिर्फ वही एडजस्ट करा सकते हैं। देयर इज़ नो अदर एवेन्यू फॉर यू टू लोअर द सैलरी टैक्स इंसिडेंस। अब इसमें जो एक छोटी सी एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, अगेन इन द मैक्रो, एट द मैक्रो लेवल, जो इसका इम्पैक्ट हो रहा है ना सैलरी टैक्स का, वो ये हो रहा है कि 2 तरह की चीज़ें हो रही हैं। एक तो या तो आपका जो एम्प्लॉई है वो कहेगा देखें सर मेरे जो है ना खर्चे देखें, टैक्स लग गया, इन सब की प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं, सब चीज़ें मेरी बढ़ गई हैं, मैं इन सब के साथ आई एम अनएबल टू मीट माई एंड्स, राइट, सो आई नीड अ रेज. So again, the cost of business is going to go higher. With this sort of interest rates that we have, do you think we can afford the cost of business going higher and higher over the years? The other thing is कि अच्छा एम्प्लॉयर जो कॉस्ट जो बिजनेसमैन है वो भी कहेगा कि अच्छा चलो एक काम करो, लिफाफे में कर लेते हैं, कैश सैलरी कर लेते हैं, बिकॉज बिजनेसमैन को भी आप इकोनॉमिक सिचुएशन देखें, इकोनॉमिक सिचुएशन में उसको भी सर्वाइव करना है, उसको भी अपने घर पैसे लेके जा रहे हैं, उसका भी टैक्स रेट बढ़ा है, अगर वो इंडिविजुअल या एओपी है उसका भी टैक्स रेट बढ़ा है। 50% टैक्स उसको गवर्नमेंट जो कमा रहा है उसको गवर्नमेंट को देना है, अगर वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की उन्होंने और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस चले वो तो पास थ्रू होते हैं, वो महंगाई भी हो गई है इनडायरेक्ट टैक्सेस से। सो विद दीज लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, विद दिस ऑल महंगाई and again lesser income, so it's I don't want to say these words but it's a recipe for disaster. I think you're spot on, और बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जो हमें ह्यू एंड क्राई जो शोर इस वक्त नजर आ रहा है वो देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। ऐसा नहीं है कि वह, क्योंकि अगर बस सिंपल तरीक़ों से देखें जो आपने बताया अभी कि जो हम कमा रहे हैं, कोई भी एक सैलरी इंसान जो एक तनख्वाहदार तबका है जो वो कमाता है, उसमें एक तरफ जो जितना टैक्स पहले करता था उसको डबल कर दिया गया। तो यानी कि अगर कोई 100 रुपये पहले लेके जाते तो शायद अब वो 95 रुपये घर लेके जा रहे होंगे। अब उसके साथ आपने क्या किया कि जो खर्चे थे, जिन खर्चों पर उन्होंने उनको खर्च करना था, वहाँ पर भी उन्होंने दूध खरीदना है, उन्होंने अपने बहुत सी चीज़ों का जिक्र किया, कपड़े लाइक अपने अपनी फैमिली के लिए बाय करने हैं, अपने कुछ भी लेना है, बच्चों के लिए दूध लेना है, तो और एजुकेशन का खर्चा जो कि पहले ही लोग इतना मुश्किल से उसको करते हैं एब्जॉर्ब अपनी इनकम के साथ, तो वो भी बढ़ रहे हैं। तो लाइक बीच में जो आपका जो पार्ट बचा वो कुछ भी नहीं है, लाइक हाउ देन वी विल बी थिंकिंग अबाउट यू नो एक वो पीस ऑफ माइंड या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की आपने बात की, बिल्कुल सही कह रही है। एक सी आपसे और पूछना है इस हवाले से कि फाइलर वाली हम अक्सर सुनते हैं कि आपने कहा कि एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। एक तो ये बात सही है कि हम आम पब्लिक के लिए कि अगर आप जो तहा ने कहा, मैं सिर्फ इसको दोबारा दोहरा दूँगी कि जो भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो अभी तक मैंने देखा है आम तौर पे लोग इतना उस पर ध्यान नहीं रखते कि वो उन्होंने एडजस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज ज़रूर हर हाल हैं जहाँ हम अगर शॉपिंग करते हैं या प्रॉपर्टी आपने बाय करनी है, कुछ भी है, तो वहाँ पे टैक्स का गाड़ी ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपका टैक्स जो है आप एडजस्ट करा सकते हैं अगेंस्ट सैलरी का जो टैक्स है, सैलरी की जो टैक्सेबल इनकम है वहाँ पर। तो अगर आप ये इस पर ध्यान नहीं करते तो आप कर लें, सो दैट आपको थोड़ा बेनिफिट मिल सके। दूसरी बात ये कि जो हमने ये जो 10% सरचार्ज था, इसको ज़रा बता दें, क्योंकि उस पर भी बहुत ज़्यादा एक अनरेस्ट है और वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं इसमें एक कमेंट है जैसे आपने कहा कि अगर अब एक शख्स जो कि इस लेवल की सैलरी अगर अर्न कराए तो डेफिनेटली उनकी काबिलियत का लेवल होगा या वो सी लेवल पे होंगे, तो इस तरह के लोग तो बाहर मुल्क में जाके लाइक किस तरह का लाइफ स्टाइल एंजॉय कर सकते हैं ना। मतलब उनके लिए क्या ज़रूरी है कि वो यहाँ रह के अगैन वही तमाम चीज़ों के साथ जिएँ भी और इतना टैक्स भी दें।
जबकि हमें ये समझने की ज़रूरत होती है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत दफ़ा लोग सोचते हैं कि अच्छा इनकी तो सैलरी इतनी है, कोई बात नहीं, टैक्स होगा तो कोई मसला नहीं है। लेकिन हमें ये भी देखना होता है कि वो उस काबिलियत के साथ या जो उनका मेंटल एक्यूमेन है, जिसका ब्रेन ड्रेन यहाँ पे हो रहा है, वो बाहर जब जाते हैं तो उनको बहुत हाई फैसिलिटीज़ मिलती हैं उस हवाले से। ऐसे ही है। सो बेसिकली सरचार्ज में हुआ ये था कि जब इनिशियली जब फाइनेंस बिल आया तो उसमें एक सैलरी रेट्स प्रपोज किए गए कि ये इंक्रीज सैलरी टैक्स रेट्स होंगे जो कि सैलरी के लिए एप्लीकेबल होंगे। जब फाइनेंस बिल आया तो उस वही रेट्स पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा थे एंड उस पे ही लोगों ने कहा कि सैलरी रेट्स को कम होना चाहिए। देवर अलायंसेज मेड, दे मेड रिप्रेजेंटेशंस टू डिफरेंट बॉडीज़ एंड ऑल। सो ये सब चीज़ें चल ही रही थी, तो इसी असना में आ गया फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट में नॉट ओनली दोज हायर रेट्स बट देयर वाज अनदर कॉन्सेप्ट विच वाज इंट्रोड्यूस जो कि था सेक्शन 4AB जो है सरचार्ज का। सरचार्ज का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप 10 मिलियन से ज़्यादा सैलरी इनकम ले रहे हैं, ज़्यादा तनख्वाह ले रहे हैं, तो आपको उसके ऊपर 10% ऑफ योर टैक्स लाइबिलिटी एडिशनली देना है, विच ब्रिंग्स योर इफेक्टिव टैक्स, विच डेफिनेटली जिसकी वजह से आपका इंक्रीज़ हो जाता है इफेक्टिव टैक्स रेट। अब इसमें आप एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग नोट करने की है कि जो विदहोल्डिंग है वो सैलरी की विदहोल्डिंग से भी उन्होंने डाल दिया, यानी जो सरचार्ज है वो सैलरी की विदहोल्डिंग में शामिल हो गया। यानी आपका उन्होंने रेट सैलरी का और ज़्यादा, जो 10 मिलियन से ज़्यादा है उनका और सैलरी का रेट उन्होंने इफेक्टिवली बढ़ा दिया, सिर्फ एक अलग सेक्शन में डाल के, ओनली फॉर ऑप्टिक्स, राइट। सो एक तो ये हुआ। अब उसमें होता ये है कि जिस तरह से आपकी अब जो बात करी थी कि ब्रेन ड्रेन और इतना हायर लेवल, इफ़ डेफिनेटली इफ़ अ पर्सन इज़ टेइंग दैट अमाउंट ऑफ सैलरी तो उसका कोई रीज़न तो होगा। देयर इज़ नो बिजनेसमैन एज नाइव एंड एज वो कि वो किसी को बैठने के पैसे दे दे, राइट। सो अगर कोई पैसे ले रहा है तो वो किसी मेहनत के, कोई काबिलियत के ले रहा है, और उस तरह के लोगों की पाकिस्तान की इकॉनमी में हमें ज़रूरत है। सो इस तरह के लोग अगर चले जाएंगे, अगर हायर, नॉट सेइंग कि लोअर इनकम पे नहीं काम कर रहे होते, बट अगर एक शख्स है जिसने इतने अरसा इस मार्केट में गुजारा है, जिसने एक हाईएस्ट लेवल के ऊपर पहुंचा हुआ है, आपको लीड करने के लिए ब्रिलियंट माइंड्स चाहिए होते हैं ताकि आपकी एक पॉलिसी बन सके। आप एक बिज़नेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के पीपल। अब उसमें जो है, जो आपका इतना ज़्यादा टैक्स रेट बढ़ रहा है तो डेफिनेटली, और उसके अगेंस्ट आपको मिल क्या रहा है, द बिगर क्वेश्चन इज़ व्हाट आर यू गेटिंग अगेंस्ट दिस। द सेकेंड बिगर क्वेश्चन इज़ कि आपकी डिस्पैरिटी बहुत बढ़ रही है, जो डिस्पैरिटी है वो बहुत इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से लोग ये सब सोचने में मजबूर हैं, इवन हायर लेवल्स के भी, कि हमें शायद कुछ we have to make a move outside Pakistan, या we have to have some other income or something. So they are thinking of their plan B now, because जो हुकूमत है उन्होंने उसको उस तरफ रुख मोड़ दिया है, धकेल दिया है। ये टैक्स की बात भी अपने घर में देख रहे थे, तो ऑनेस्टली देयर वाज अ पॉइंट आई वाज थिंकिंग कि मे बी वी आर लिविंग इन सम स्कैंडिनेवियन कंट्री के ठीक है कि 40-50% तक टैक्स है, तो ठीक है। अब जहाँ से बात शुरू की थी मैंने इसलिए वो सवाल किया था कि टैक्स का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एक जो मुल्क होता है वो टैक्स इसलिए होता है कि अपनी जो इनकम जनरेट होती है उसके अलावा एक लोग अपना शेयर डालते हैं, उनकी डिफरेंट वैल्यू से पैसा आता है और अपने मुल्क में लोगों को सहूलियात दी जाती है। तो वो वाला पार्ट जब आपको ब्लैंक नजर आता है तो वहाँ से मुझे फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो Absolutely, absolutely. There's one more thing I'd like to add here. The other thing is, जो लोगों को यूजुअली, जो लोग अभी डिमांड कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंसी है, कि हमारा पैसा देखें, हमारा जो टैक्स है ना सबसे ज़्यादा डेट सर्विसिंग में जा रहा है, राइट। अब ये डेट कहाँ लगा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो एक बहुत पुरानी स्टोरी है। एंड द विशियस सर्कल दैट वी हैव, वो आपके पास डेट आएगा, आपको डेट पे करना है, टैक्सेस बढ़ेंगे, सो दिस अ सर्कल दैट जो इट्स नॉट ब्रेकिंग। एंड यही होगा कि आप 40% टैक्स बढ़ा दें, आप 50% टैक्स बढ़ा दें, आप ये कर दें, सो वो तो आप परसेंटेजेस बढ़ा के बढ़ाते रहेंगे, लेकिन एक इकॉनमी की, एक शख्स की, एक इंडिविजुअल की एक कैपेसिटी होती है, एक सकत होती है, आप उसको कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं कर सकते, राइट। फिर उसके बाद आपके अलग तरह के मसले आते हैं। इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो टैक्स पॉलिसी है उसको बहुत ज़्यादा केयरफुली देखा जाता है सारी दुनिया में, कि टैक्स पॉलिसी में हमारी इस टैक्स के अमेंडमेंट का किस तरह से ओवरऑल जनरल पब्लिक पे इम्पैक्ट होगा, सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ स्पेशली इन द केस ऑफ सैलरी क्लास, जो आप मुझसे सवाल था आपका इनिशियली, उसमें सैलरी क्लास जो है वो आप समझे कि उनके लिए कहीं कोई बचने का रास्ता नहीं है, बिकॉज उनकी टैक्स विदहोल्डिंग उनका एम्प्लॉयर कर लेता है। अब ये नौबत आ गई है, एडसोर्स कट जाता है, राइट। अब ये नौबत आ गई है कि सैलरी क्लास भी सड़कों पर निकलने मजबूर हो गई है, विच इज़ कंसिडर्ड कि बड़ी शरीफ क्लास है और ये है, और वो उनमें कोई एक उनकी उस तरह की अलायंस भी नहीं थी आज तक।
लेकिन इस तरह की चीज़ों से, और ये हर साल जो है वो ज़्यादा, पिछले साल से ज़्यादा जोर पकड़ती जा रही है। एंड नाउ इट इज डेफिनेटली गेनिंग, और वो ऐसा लोगों को ज़रूरत महसूस होने लगी है कि अब कुछ ऐसा फोरम बनाया जाए, उसमें कोई बात की जाए, ये चीज़ें कहीं तो एड्रेस हो, और ताकि उनके सकल जो है वो सेचुरेशन लेवल पे आई हुई है, तो उसको कैसे एड्रेस करना है। थैंक यू। मैं एक लास्ट सवाल आपसे दोबारा आती है उसके बाद। इधर आपसे ये पूछना था कि आपने एक तो शुरू में थोड़ा टच किया था, उस पर थोड़ी सी क्लैरिटी दे दें, बिकॉज आम पब्लिक अभी ये सोच रही है कि वो जो डीसी वैल्यू और जो प्रॉपर्टी की जो रियल वैल्यू है, तो वो हमें पता है कि जी अगर उसका सिंबल, जितना मुझे पता है कि अगर 1 करोड़ की मार्केट वैल्यू किसी चीज़ की है तो डीसी वैल्यू में वो कोई पुरानी वैल्यू कोई होती है 40 लाख या समथिंग। क्या इसमें चेंज आ रहा है? क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो लोग इस वक्त इस कोई भी प्रोसेस में है, तो लोगों ने सवाल ये किए थे कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी आप बाय करने चाहते हैं तो क्या हम टैक्स जो है वो अब ये कोई नई वैल्यूज आने वाली हैं या नहीं आने वाली, इस वक्त सरदस्त क्या हो रहा है? अब बेसिकली एक्चुअली ये कि हम जिस पे बाइंग और सेलिंग करते हैं वो तो एक मार्केट वैल्यू होती है जिस पे परचेज और सेल हो रहा होता है। एक एफवीआर ने हर एरिया की अपनी वैल्यू नोटिफाई की हुई है कि इस एरिया में इतने स्क्वायर फीट पे अगर कोई चीज़ होगी तो उसकी इतनी वैल्यू होगी। उसका एक चार्ट मौजूद है पूरे पाकिस्तान का, और उससे वैल्यू निकलती है। उस वैल्यू के ऊपर ये जो कलेक्शन और डिडक्शन होती है एडवांस टैक्स की, ये उसके ऊपर होती है। ये भी सुनने में आया कि इस फिगर को, इस वैल्यू को वो रिवाइज करने जा रहे हैं, बट अभी तक जो है ना वो नया कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो अभी जो हो रहा होगा तो पुरानी वैल्यू अभी तो पुरानी वैल्यू के ऊपर ये हो रहा है। टैक्स रेट बढ़ा दिए हैं, लेकिन जो वैल्यू है एफवीआर की जो नोटिफाइड है वो अभी वही पुरानी है जो पहले से चलती आ रही है, लेकिन एक्सपेक्टेड है ये कि ये वैल्यूज बढ़ जाएंगी। एक सवाल आपसे इस बारे सवाल करना था कि व्हाट आई जस्ट गॉट टू नो कि ये जो अपील का और जो लिटिगेशन में कुछ चेंजेस आए हैं, ये क्या है? इसमें भी काफ़ी मैंने सुना बड़ा चेंज आया है। व्हाट्स दैट? जी बिल्कुल, देखें इस बजट में तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें नहीं आया है। इस बजट से थोड़ा सा पहले जाएँ तो 3 मई को टैक्स लॉ अमेंडमेंट लेके आए थे। एक हमारे यहाँ ये देखें अपील सिस्टम, थोड़ा सा अगर मैं इसको ब्रीफ करूँ, जो हमारा जब हम टैक्स ऑफिस में हमारी जो असेसमेंट होती है किसी भी टैक्स पेयर की, किसी भी कंपनी की असेसमेंट होती है, उस असेसमेंट करने के बाद लेट सपोज उस कंपनी ने 100 रुपये टैक्स पे किया हुआ है, ठीक है ना, और उस असेसमेंट के बाद वो ये डिटरमाइन करते हैं कि ये टैक्स 100 रुपये नहीं होना चाहिए, ये टैक्स 150 रुपये होना चाहिए था, ठीक है, जो कि एक डिस्प्यूट हो जाता है एक टैक्स पेयर और टैक्स डिपार्टमेंट के आपस में। उसमें फिर हमारे पास ये 3 फोरम्स होते हैं, अगले 3 या 4 फोरम होते हैं जिनको हम लिटिगेशन में उसको हम लेके जाते हैं, कंटेस्ट करते हैं। जब टैक्स डिपार्टमेंट से हमारा कोई केस हमारे किसी टैक्स पेयर के अगेंस्ट होता है तो वो उसको कमीशन अपील के पास लेके जाता है, जो कि पहला फोरम है हमारा। उस पर हम कंटेस्ट करते हैं, ये टैक्स पेयर कंटेस्ट करता है, ये जो टैक्स उस पर लगाया गया है ये सही नहीं है या ये एज़ पर लॉ नहीं है, मैंने जो टैक्स पे किया है या मैंने जो रिटर्न्स फाइल किए हैं वो मैंने ठीक किए हैं। तो पहला फोरम कमीशन अपील का होता है, वो वहाँ पे कंटेस्ट करता है। वहाँ से अगर उसको कोई फेवर नहीं मिलता या उसको वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिलता तो फिर वो अगला फोरम होता है ट्रिब्यूनल का होता है, और उसके बाद फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हैं जहाँ पे वो क्वेश्चन ऑफ लॉ को चैलेंज किया जाता था। ठीक है। तो अब ये जो इन चीज़ों को हम बेसिकली कहते हैं कि ये लिटिगेशन का हिस्सा है। अब कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये एक ये बात निकल के आई, जो कि टॉक शोज़ में काफ़ी पॉलिटिशियन ने ये बात बोली, क्योंकि बहुत बिलियंस ऑफ अमाउंट जो है वो इस लिटिगेशन में फंसा हुआ है। वो कहते हैं इतनी बड़ी अमाउंट है कि जो एक डिस्प्यूट का पार्ट बना हुआ है, इसको जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए तो और वो ये अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट कलेक्ट कर ले और उनके सारे टारगेट्स और उनकी सारी चीज़ों को पूरा हो जाए। लेकिन अगर हम फैक्ट्स पे बात करें, हम ग्राउंड पे बात करें, तो मतलब ये मेरा ओपिनियन है और बहुत सारे और लोगों का ओपिनियन है, इसमें तो बहुत बड़ी अमाउंट ऐसी है कि जो फिक्टिशियस है, जो कि बनती ही नहीं है। आप मुझ पे आज 1 लाख रुपए का टैक्स लगा दें, अगर मुझ पे बनता ही नहीं है और मैं वो पे नहीं कर सकता हूँ, तो अब ये टैक्स डिपार्टमेंट असेसमेंट करते हुए कोई केस टाइम बार्ड हो रहा होता है, वो टाइम लिमिटेशन ख़त्म हो रही होती है, वो ऑर्डर पास कर देते हैं। आपको पता है एक यहाँ पे करप्शन का एक जो एलिमेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को आप पूरा नहीं करें तो वो आपके ख़िलाफ़ ऑर्डर हो जाता है, वो एक टैक्स डिमांड खड़ी हो जाती है। तो बेसिकली ये एक इसमें 60 to 70 या इससे ज़्यादा % वो डिमांड है कि जो कि बनती नहीं है, वो लिटिगेशन में जाके टैक्स पेयर के फेवर में आ जाती है। अब चूंकि ये फोरम्स कमीशन अपील, ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो फोरम्स है ना, अब इन्होंने ये चाहा कि यार ये डिमांड कैसे हो रिकवर। अब मेरे खिलाफ एक ऑर्डर हो गया, मेरे पास तो राइट्स मौजूद है, इतने सारे फोरम मौजूद है, मैं वहाँ चला गया। इन्होंने ये किया, ये टैक्स लॉ अमेंडमेंट 3 मई को लेके आए एक, और उसके अंदर इन्होंने लिटिगेशन का पूरा सिस्टम चेंज करने की कोशिश की कि अब एक फोरम इन्होंने ख़त्म कर दिया। अगर मैं बात करूं कि फैक्ट्स फाइंडिंग फोरम मेरे पास एक कमीशन अपील का होता था और एक टर्मिनल होता था, इन 2 फोरम्स के ऊपर मैं अपने फैक्ट्स जाके फाइट कर सकता हूँ। ये इन 2 फोरम्स के बाद फिर चीज़ें
कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाके चेंज हो जाती हैं। तो वो फोरम जो है वो 2 फोरम से जो कि वो ख़त्म करके एक फोरम कर दिया। उन्होंने उसको उस लॉ अमेंडमेंट में वैल्यू ऑफ असेसमेंट का एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि आपकी अगर टैक्स डिस्प्यूटेड अमाउंट, अगर आपकी इनकम टैक्स में 20 मिलियन, सेल टैक्स में 10 मिलियन, एफईडी में 5 मिलियन, इस थ्रेशोल्ड से अगर आपकी ज़्यादा अमाउंट है तो टैक्स डिपार्टमेंट से वो जो डिस्प्यूट है वो डायरेक्ट जाएगा आपका ट्रिब्यूनल के अंदर, ठीक है। और इससे कम थ्रेशोल्ड वाले जो केसेस हैं वो आपका जाएगा कमीशन अपील के पास। तो इससे आपको नहीं लगता टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा? ठीक है, नहीं इससे टाइम लगेगा। अब जो छोटे केसेस हैं जो कमीशन अपील के पास गए, वो वहाँ से डिसाइड होने के बाद डायरेक्ट हाई कोर्ट जाएंगे। वो बीच में एक जो ट्रिब्यूनल वाला जो फोरम था उनके लिए ख़त्म कर दिया। इसी तरह से जो बड़े साइज़ के केस हैं, जो इस थ्रेशोल्ड से ज़्यादा वाले केसेस हैं, उनके लिए कमीशन अपील का फोरम ख़त्म हो गया। वो डायरेक्ट ट्रिब्यूनल जाएंगे और फिर उसके बाद फिर फर्दर वो कोर्ट में जाएंगे। तो इससे दोनों टैक्स पेयर, छोटा टैक्स पेयर भी जो है और जो बड़ी लिटिगेशन है, दोनों के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग फोरम जो है ना वो वैसे ही ख़त्म कर दिया। और 3 मई को ये बात उन्होंने उसमें लिख दी कि आप 16 जून तक, और फिर वो बजट में उसको फाइनेंस बिल में 16 सितंबर किया और फिर फाइनेंस एक्ट में उसको 31 दिसंबर कर दिया कि वो जो इस थ्रेशोल्ड से ज़्यादा वाले केस कमीशन अपील के पास पेंडिंग है उनको आप उठा के मूव कर दें ट्रिब्यूनल में और इसको जल्द से जल्द डिसाइड करें। उनका जो ओवरऑल जो मकसद नज़र आ रहा था यहाँ पे कि ये केसेस जल्द से जल्द डिसाइड हो और जो इतनी बिलियंस की अमाउंट जो यहाँ पे खड़ी हुई है उसको हम रिकवर कर लें। जिसमें आई थिंक इस बात का बहुत बड़ा शायबा हो सकता है कि जो आप कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर नहीं है और वो एक फिक्टिशियस है, तो वो कहीं भी शायद सेटल हो जाए। एग्जैक्टली इशू ये है कि जिस ट्रिब्यूनल में उन्होंने केसेस को ट्रांसफ़र करने के लिए कहा है, उस ट्रिब्यूनल की अगर मतलब आई एम सॉरी कि उसमें हम चूँकि वहाँ जाते हैं, वहाँ वैसे ही मेंबर्स की कमी है, वहाँ बेंचेस की वहाँ पे कमी है। वो केसेस 9 बजे शुरू होने होते हैं, वो शुरू होते हैं वहाँ 12-1 बजे के बाद शुरू होते हैं, जहाँ इस तरह के हालात, मतलब जो उनके पास अपने केसेस हैं वो ही नहीं हो पा रहे डिसाइड। आपने यहाँ से एक इतनी बड़ी तादाद में ये केसेस उठा के बगैर डिसाइड हुए, बगैर सुने हुए, मतलब ये एक अनजस्टिस है ना, मतलब कि एक चीज़ सुनी ही नहीं गई इस फोरम पे, आपने उसको एक लॉ ला के उसको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया वहाँ पे। अब मैं सालों तक अब पता नहीं कितने लोग चक्कर लगाते रहेंगे, 2-2 साल 3-3 साल ये कॉमन है कि ट्रिब्यूनल के अंदर एक केस अगर चला गया 2 साल 3 साल और इससे ज़्यादा सालों में जो है ना, मेरे पास कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर मैं स्टे लेता रहा हूँ 1-1 हज़ार दिन, मतलब 1,000 दिन तक सिर्फ खाली वो 900 दिन तक सिर्फ रखा हुआ है वो केस कि अभी सुना जाएगा। तो अब जब सुना ही नहीं गया तो वो क्या डिसाइड होगा। तो अब इन्होंने बेसिकली उस अमेंडमेंट लॉ के अंदर आके ये चेंज किया ताकि हम जल्द से जल्द यहाँ टैक्स वसूल कर सकें। अब एक फोरम ख़त्म हो गया, इससे आपको अंदाज़ा हो गया। अब यहाँ पे और करप्शन का एलिमेंट जो है ना वो बढ़ जाएगा। आपके पास जो जस्टिस आपके पास किसी एक फोरम पे नहीं मिलता था, आपको एक उम्मीद होती थी कि अगले फोरम पे आप जाएंगे वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब एक छोटा सा केस जिसकी वैल्यू 5 मिलियन से कम है, सेल टैक्स में 10 मिलियन से कम है, वो उसके लिए एक फोरम बचा है कमीशन अपील का, उसके बाद वो सीधा केस जा रहा है हाई कोर्ट। अब सोचें अब वो इतना छोटा सा केस हाई कोर्ट चला जाएगा। एक हाई कोर्ट के एक अपने मसाइल हैं कि वहाँ उनके अपने केस डिसाइड नहीं हो पा रहे, तो ये छोटे केसेस जो फैक्चुअल नेचर के हैं, जिसके अंदर फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है, वो कैसे वो वहाँ सुना जाएगा, कैसे वो वहाँ पे डिसाइड होगा। तो और उससे पहले तो सवाल ये है कि एक आम इंसान के पास कितना ऐसा वक्त होता है कि अपने काम से निकल के रोज जाके वो कोर्ट के चक्कर लगाता रहे। मतलब मुझ पे एक बिला वजह का एक टैक्स लगा दिया जाए, उसके बाद उस लिटिगेशन की कॉस्ट ज़्यादा है, लिटिगेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब उस लिटिगेशन की, उस कंसल्टेंट्स की, उसकी फिर वो जो हाई कोर्ट में आप देखें, बड़ी कैसी बात है, एक हाई कोर्ट की जो एक अपील फीस, रेफरेंस फाइल करने की फीस 100 रुपये होती थी, उसको बढ़ा के 50,000 रुपये कर दी, मतलब 50,000 कर दी। मतलब अगर आपके ऊपर एक केस अगर एक बना दे टैक्स डिपार्टमेंट और आप उसको हाई कोर्ट, आपके पास एक ही फोरम है कमीशन अपील का, उसके बाद छोटी सी अमाउंट निकाल दें आपके लिए 25 लाख रुपये, लेकिन आपके लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट होगी ना, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट के लिए कोई भी अमाउंट नहीं है। आप एक फोरम से डिसाइड आपका नहीं होगा, आप जाएंगे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में आप जाके 50,000 तो उसकी खाली फीस दें चालान के, फिर उसकी रेफरेंस फाइल करने की अपनी कॉस्ट है, फिर उस लॉयर की एक अपनी कॉस्ट है, फिर उसका एक टाइम फ्रेम है। उसके बाद यहाँ तक कुछ नहीं हुआ, उसके बाद भी उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर लेट सपोज कि अगर आपका केस पेंडिंग है, आपका रेफरेंस पेंडिंग है वहाँ पे, तो आपको रिकवरी के अगेंस्ट में स्टे मिल जाता था कि जब तक मेरा केस चल रहा है मेरा बैंक अकाउंट से FVR रिकवरी नहीं कर सकता, ये जो उनका पावर थी। उस रिकवरी के लिए भी उन्होंने ये बोल दिया कि 30% ऑफ दी टैक्स डिमांड आप पे करेंगे तो आपको स्टे मिलेगा, अदरवाइज आपको स्टे भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब ये उनके ऊपर सवाब दीद है कि वो उसको स्टे देते हैं और किस तरह देते हैं। अब ये नए ये केसेस हाई कोर्ट में जाने शुरू हुए हैं इस तरह के नेचर के, तो अब इसमें पता चलेगा कि लिटिगेशन कॉस्ट इतनी हाई है कि किसी अगर छोटे काम था जिसको 5 मिलियन क्या 50 लाख रुपए की अगर उसने वो लेनी है प्रॉपर्टी, तो वो
एग्जैक्टली क्या मतलब करेगा? मतलब ये कोई भी डिस्प्यूट एफबीआर में, टैक्स डिपार्टमेंट में कोई उसमें भी आ गया तो डिस्प्यूट लाइक हाँ, नोटिस में आ गया, मतलब ये तो बहुत छोटी सी अमाउंट है ना, किसी की 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, उसको अपनी मर्जी से आप डिक्लेयर करना भूल गई, ठीक है, मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई इंटेंशन है, आपने डिक्लेयर करना भूल गए, उसके ऊपर एक केस कोई बन भी गया, हाँ मसला आ गया। उसके ऊपर उसको आपकी इनकम का पार्ट बना दिया, वो कंसीलमेंट में आ गया, अब वो केस बन गया, जिसके पीछे आपके पास सोर्स मौजूद है, जिसके पीछे आपका जस्टिफिकेशन मौजूद है। गलती आपकी ये थी कि आपने रिटर्न के अंदर वो प्रॉपर्टी सही नहीं दिखाई, सही वैल्यू नहीं दिखाई, या वो अनडिक्लेयर रह गई, या लॉयर ने उसको मिस कर दी। ये एक जो कि फैक्ट फाइंडिंग का काम था कि उसको रिजॉल्व कर लेता है, वहीं नेक्स्ट पे नहीं उसको रिजॉल्व होगा, हाँ। अब इस तरह के केस भी जो है वो हायर फोरम पे जाके वो लिटिगेशन का पार्ट बनते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में मैं तो उसकी बात नहीं कर रहा कि बड़ी साइज की कंपनी की बात नहीं कर रहा, चले वहाँ तो लिटिगेशन के लिए उनके पास टीम मौजूद है, लेकिन आम लोग कंसल्टेंट तो मौजूद नहीं है, कर एक एक नॉर्मल सा बंदा जिसके ऊपर ये टैक्स डिमांड खड़ी हो जाती है तो क्या करेगा क्या उसके करेगा? पास वो, अब जब वो क्लाइंट फोन करके हमको ये बोलता है कि इसका हल क्या है, तो हाँ भाई यही होता है भाई इस मुल्क को छोड़ के चले जाओ, इसके अलावा कोई हल ही नहीं। सैलरी के ऊपर इतना टैक्स रेट है, हम क्या कर सकते हैं दैट्स इसके ऊपर, सैड। आपका ऑप्शन ही नहीं है। सही बिल्कुल इन्होंने बोला कि अगर बाहर जाके एक टैक्स फ्री दुबई में जाके वो 100 रुपये कमा रहा है और 100 रुपये पूरे उसके हैं, तो उसको क्या ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे 50 रुपये टैक्स देने के बाद बाकी 50 रुपये में वो सारे खर्चे करने के बाद मंथ एंड पे वो उधारों पे मौजूद है। तो अब इसका इम्पैक्ट तो है ना, अब यही लिटिगेशन का पूरा सिस्टम है जो इन्होंने ये मई में चेंज किया है, उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी अमेंडमेंट फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट के अंदर की है, बट आई एम नॉट श्योर कि मतलब ये किस तरह से ये चलेगा। उन फोरम पे हम रोज़ जाते हैं, हमको बात मालूम है ये बात कि उस फोरम पे हमारे साथ क्या होता है या टैक्स पेयर के साथ क्या होता है, लेकिन ना ये जानने के बाद भी एक नया मरहला जो है ना वो शुरू होगा जो कि लिटिगेशन का ऐसा। लेकिन इसमें से आई एम मतलब श्योर कि रिकवरी अगर डिपार्टमेंट चाहे भी कुछ नहीं कर सकता, एक चीज़ जेन्युइन ही नहीं है, मतलब एक एक जिसके ऊपर 10 मिलियन का 20 मिलियन का एक आम से बंदे पे टैक्स बना हुआ है, वो 5-10 लाख रुपये खर्च करेगा, उधार लेगा, लेकिन जाएगा इसको हाई कोर्ट लेके जाएगा, हाई कोर्ट लेके जाएगा, टैक्स डिपार्टमेंट इससे वसूल नहीं कर सकता, मतलब इन शॉर्ट ये है मतलब ना। यू कैन से ट्रांसपेरेंट ऑन द पार्ट, वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन दूसरा तबका जो हम बात करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी एग्जांपल दी कि जो वो अपने अपार्टमेंट से जब देखती हैं कि सामने जो दूध वाले की दुकान है वो 2 से 3 हो गई, इससे से बहुत बड़ा हमारे एक जो है ट्रेडर्स कह लें, हमारे मार्केट्स कह लें, शॉप्स कह लें, जिस पर बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन हुआ कि जी रिफॉर्म्स होंगी, टैक्स रिफॉर्म्स होंगी, लेकिन वो नहीं उसमें आया। मैं रिसेंटली सुन रही थी, वो शबर जदी साहब बहुत लाइक ही दी अथॉरिटी ऑन द टॉपिक, तो वो मेंशन कर रहे थे कि जो सोने वाले हमारे जो गोल्ड का जो कारोबार होता है तो देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ दैट, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं होती वो चीज़ें। तो ये आपसे बस ये जानना है, क्या वो इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ आप देखते हैं, तो ये जो पार्ट है तबका है, ये क्या आपको लगता है कि इस वक्त इसमें कोई लगता है, आपको उम्मीद नज़र आती है कि इसमें कुछ चेंज आएगा, कोई कहीं टैक्स में कुछ आएंगे, क्या होगा? देखिए, जो आपका सवाल है स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात हम करते हैं कि जैसे अगर आप पूरा स्कीम देखें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की, तो मोर देन 90% टैक्सेस जो हैं एट सोर्स कलेक्ट हो जाते हैं। यानी एक आर्ग्यूमेंट है कि एफबीआर हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, विदहोल्डिंग एजेंट ही कलेक्ट करके दे देते हैं। इसी तरह अगर आप जो बात करते हैं रिटेलर्स की, कि गवर्नमेंट, बहुत सारी गवर्नमेंट्स आई, बहुत सारी कोशिश की कि इन ताजिर हजरात को टैक्स नेट मिल जाएँ। तो आपको पता है कि बजट से पहले ही, और तकरीबन 6 महीने हो गए, अप्रैल में एक स्कीम आई थी ताजिर दोस्त स्कीम, तो वो सुपर डुपर फेलियर समझें कि उसमें बहुत मुश्किल से आप समझें कि कुछ लोग अभी तक आए हैं, और ज़्यादा यानी 30,000 40,000 लोग अब तक ताजिर दोस्त स्कीम में आए हैं, वॉलंटरी नहीं बल्कि आप समझें कि एफबीआर को ला रहा है। तो और टारगेट है 35 लाख का। तो आप टारगेट और अचीवमेंट को देखें, और यहाँ तक देखें कि आप अगर एफबीआई की वेबसाइट पे जाएं तो रावलपिंडी की टैक्स ऑफिस वाले 4 टैक्स पेयर को फर्स्ट टाइम उन्होंने अगर ताजी दो स्कीम मिला है तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो और बाकी कंप्लीट आप समझें कि अच्छा, जो अथॉरिटी है हमारी, वो अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ों पे फोकस हो जाता है उनका, और वो उस फोकस पे ही रहते हैं, और आप समझें कि स्कीम में ही रहते हैं। तो आप सेल टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस में अगर बात करें तो आजकल वहाँ पे स्कीम चल रही है, यानी उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो सिर्फ फोकस है, क्योंकि देखें उनको रेवेन्यू लाना है, गवर्नमेंट ने उनको टारगेट दिया कि आप रेवेन्यू पूरा करें। तो उन्होंने एक छोटा सा शॉर्टकट देखा कि हम इस तरह तो नहीं कर सकते, हमने ना टैक्स फ्रॉड्स को पकड़ना है। ये टैक्स फ्रॉड्स हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर बहुत ज़्यादा, लेकिन इससे एंड कंज्यूमर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बिजनेस गवर्नमेंट को बहुत फ़र्क पड़ता है। तो
अभी जो लेजिस्लेटिव चेंजेस आई हैं वो टैक्स फ्रॉड के ऑफिसर को बहुत ज़्यादा एम्पावर किया गया है कि ऑफिसर को इतने पावर्स दिए गए हैं कि वो टैक्स फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन कर सके और हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन कर सके, जिस तरह एफआईआर वगैरह करती हैं। और इस तरह का कोई यूनिट बनाने की भी बात हुई है कि एफबीआर के लेवल पे इस तरह का यूनिट बनेगा। लेकिन अगेन मैं आऊँ, अगर ताजिरों की बात करूँ जिनसे टैक्स लेना है, देखें जो सैलरीड पर्सन आज रो रहे हैं वो किसकी वजह से रो रहे हैं? जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है जहाँ से टैक्स आना चाहिए था उसका बर्डन हम सैलरीड पर्सन बेयर कर रहा है। तो अगर ये सेक्टर अगर टैक्स पे करना शुरू करेगा, एक्सपोर्टर्स टैक्स पे करना शुरू करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि शायद ये टैक्सेस हम पे बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगेन अथॉरिटी लेवल पे यानी इन्फोर्समेंट लेवल पे इस तरह की कोई मोटिवेशन नज़र नहीं आती, इस तरह का कोई प्लान नज़र नहीं आता कि कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आती पेपर वर्क के ये जो एक ज़माने में बहुत ज़्यादा फोकस था कि जो रिटेलर्स हैं इनको पीओएस से इंटीग्रेट किया जाए। जी। और बहुत एक अच्छी स्कीम आई थी, आप समझे कि मोटिवेट करती थी, जो ट्रांसपेरेंसी लाती थी कि एक अगर पीओएस से इनवाइस निकली है तो वो बंदा स्कैन करके भेजता था एफबीआर में, उसको एक इनाम मिल जाता था। अब वो स्कीम विड्रॉ हो गई, तो वो ट्रांसपेरेंसी कहाँ? तो आप समझें कि यहाँ पे जो काम होता है बहुत सीजनल होता है, यानी हर जगह आप देखें कि एक पॉलिसी आती है फिर विड्रॉ हो जाती है, फिर पॉलिसी आती है फिर विड्रॉ हो जाती है, कंसिस्टेंसी नहीं होगी पॉलिसी के अंदर। और इस पे भी अभी काम तो हो रहा है ऊपर लेवल पे कि पॉलिसी जो है, पॉलिसी विंग को एफबीआर से अलग किया जा रहा है। एफबीआर का काम है टैक्स को कलेक्ट करना और पॉलिसी विंग का काम होगा पॉलिसी बनाना। अब ये है कि अगर कलेक्टर ही पॉलिसी बनाना शुरू कर देगा तो सारी वो रेवेन्यू बेस होगी, जैसे आज हो रही है कि इससे टैक्स ले लिया जाए, इससे टैक्स ले लिया जाए। तो वो अब जो एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी होती है जिसका आपने जिक्र करी थी वो अलग विंग हो जाएगा, तो शायद कोई पॉजिटिव चेंज आए इस लॉ के टैक्स लॉस के अंदर। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। अभी मैंने कुछ दिन पहले, अभी मैं ख्याल से कल ही की बात है, तो मैंने जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनकी एक तकरीर एक न्यूज़ में पढ़ा था कि व्हाट ही सेइंग इज़ के एफबीआर को पूरा डिजिटलाइज कर दें एंड टू एंड, विच इज़ आई थिंक, अगर आप मुझसे बड़ा, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि जो इसका एक वाहिद हल है ना वो यही है कि आप एफबीआर को एंड टू एंड डिजिटाइज़ कर दें, वन। दूसरी चीज़ ये कि आप सारी जो अथॉरिटीज़ है जिनको आपने टैक्स कलेक्शन पे लगाया हुआ है या जिनके पास इतना डेटा पड़ा हुआ है, गाड़ियों का, एयर टिकट्स का, इनका उनका, इन सबको आप सिंक कर दें, तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक पोजीशन सामने आ जाएगी कि इस शख्स के इतने खर्चे हैं, इसने इतने एयर ट्रैवल्स किए, इसने इतने घर ख़रीदे, इसके टैक्स रिटर्न में जो है वो उससे मैच नहीं कर रहा जो उसने इनकम दिखाई है। सो इफ़ थिंग्स गो इन दैट डायरेक्शन, डिजिटलाइजेशन की तरफ, तो देयर इज़ नथिंग लाइक इट। दूसरी चीज़ ये कि जो अभी आप ताजर की बात कर रहे हैं ना, 2 सेक्शंस इनकम टैक्स में हैं। देखिए इनडायरेक्टली तो टैक्स सबसे कलेक्ट हो जाता है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जो सेल्स टैक्स है, वो तो कंज्यूमर से कलेक्ट हो जाता है आफ्टर ऑल, राइट। जो डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स है, उसको भी इनडायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करने के बहुत सारे मैकेनिज्म्स लॉ में मौजूद हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि विद होल्डिंग हो जाती है एट सोर्स। इस दफ़ा एक जो अमेंडमेंट हुई है ना, जिसकी वजह से जो ताजर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, इन सब के टैक्स जिनके ऊपर कलेक्ट हो जाएगी, वो है सेक्शंस का मैं नाम ले रही हूँ क्योंकि वो काफ़ी मशहूर हो चुके हैं, 236G और H। पहले इसमें सर्टेन स्पेसिफाइड सेक्टर्स थे कि उसमें आपको टैक्स कलेक्ट करना है, राइट। अब उसमें सब सेक्टर्स के लिए वो एप्लीकेबल हो गया एक्सेप्ट फॉर पेट्रोलियम सेक्टर, बिकॉज वो रेगुलेटेड सेक्टर है, उसमें उनके मार्जिन वगैरह डिटर्मिन्ड होते हैं। सो वो सब सेक्टर्स पे एप्लीकेबल हो गया है। तो आपके रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सबसे एक शुरू में मैन्युफैक्चरर वगैरह जो भी है वो जिसकी लाइबिलिटी है वो एक टैक्स एक परसेंटेज में कलेक्ट करके रख लेगा। अब अगर आपको टैक्स एडजस्ट करना है तो डिस्ट्रीब्यूटर को या रिटेलर को अपना रिटर्न फाइल करके उसकी लाइबिलिटी के अगेंस्ट वो टैक्स जो मैन्युफैक्चरर ने कलेक्ट किया उसको एडजस्ट कर सकता है, लेकिन अदर देन दैट वो नहीं कर सकता। सो एक मैकेनिज्म मौजूद है जहाँ पे आपका टैक्स आ रहा है। दूसरी चीज़ ये कि जो आपका नॉन फाइलर वाली बात है ना, जो भी आप कर रहे थे, एक हालांकि बात तो निकली जरूर बता दें कि फाइलर और नॉन फाइलर वाला जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन होने लगा है, न्यूज़ बन रही है, बहुत कुछ हो रहा है। जरा से बताती है कि फाइलर होने जो है वो कितना ज़्यादा भी ज़रूरी है, और ये जो नॉन फाइलर की डेफिनेशन जो है ना वो लोगों को थोड़ी क्लियर नहीं है। उसमें बात ये कि फॉर एग्जांपल हम ये समझते हैं कि एक सर्टन इनकम पे जब आप आते हैं और आपके पास सर्टन टैक्स लागू हो जाता है तब आपको फाइलर होने की ज़रूरत है। ऐसा है या नॉन फाइलर की कोई और भी डेफिनेशन है? अच्छा, बेसिकली देखें, जो एक एफबीआर एक लिस्ट मेंटेन करती है उसको कहते हैं एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट। ठीक है। अगर आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में आ रहा है
तो आप फाइलर हैं। ठीक है, अगर आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में नहीं है तो आप नॉन फाइलर हैं, राइट। ठीक है। अब दूसरा सवाल इससे यह आता है कि एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में कैसे आते हैं। एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में ऐसे आते हैं कि आप अपना रिटर्न फाइल कर दें तो एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट अपडेट होती है, उसमें आपका नाम आ जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो सवाल लोगों का होता है उसमें कहते हैं हमें क्या फ़ायदा होगा अगर हम फाइलर हो जाएंगे, हमें क्या फ़ायदा होगा, नुकसान होगा हम नॉन फाइलर हो जाएंगे। बेसिकली फाइलर का in very simple plain terms there is no benefit, it is your liability, it is your responsibility to file a return, right? So if you're a filer, फाइलर होने के फ़वाइद नहीं, लेकिन ना फाइलर ना होने के बहुत सारे नुकसान आते हैं, जिसमें ये नुकसान ये है कि आपकी जो टैक्स है उसके रेट्स डबल हो जाते हैं, इन सर्टन केसेस वो बहुत ज़्यादा भी हो जाते हैं, जैसे प्रॉफिट ऑन डेट पे 35%। सो दीज आर द ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि फाइलर और नॉन फाइलर के बीच में होती हैं। जो हमारे यहाँ एक जो लॉ में एक लॉ, अब अगेन इसमें बहुत सारे लोगों का जो दूसरा सवाल होता है वो ये होता है कि देखिए हमारे पास तो टैक्सेबल इनकम है ही नहीं। आई एम लेट्स सपोज मैं एक हाउसवाइफ हूँ, राइट, लेकिन मेरे किसी भाई को, मुझे किसी ने इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी मुझे गिफ्ट करनी है, मुझे अपने नाम पे मेरी प्रॉपर्टी आ रही है या मेरे नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है, तो उसमें मुझे एक हायर रेट लगेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि लोग जाके अपनी रिटर्न्स फाइल करते हैं, जैसे कि अभी बताया कि लेट फाइलर का भी कॉन्सेप्ट आ गया। अच्छा, इसमें लॉ में एक मैकेनिज्म बताया हुआ है कि अगर आप इफ़ यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न तो आपको कमिश्नर के पास जाना होता है, आप उनको एप्लीकेशन दें, एग्जामिशन एप्लीकेशन दें, और फिर वो आपकी नॉट एग्जामिशन एप्लीकेशन बट आप एप्लीकेशन दें और वो आपकी अप्रूव होती है, तो आपके ऊपर नॉन फाइलर का रेट जो होता है उसका इतलाक़ नहीं होता। सो देयर इज़ अ प्रोसेस गिवन इन द लॉ, बट अगेन जहाँ पे भी इस तरह के प्रोसेस हैं दे आर सो टाइम कंज्यूमिंग, एंड अगेन एक नॉर्मल आदमी सोचता है कि उसको उस तरह से कमिश्नर तक रसाई नहीं होती, उसको प्रोसेस नहीं पता होता कि किस तरह से करना है, मुझे इसमें अगेन लोगों की किसी की कंसल्टेंट की खिदमात लेनी पड़ेंगी, तो वो उस तरह के प्रोसेस से या हैसल से घबराता है। तो उसको आसान रास्ता ये लगता है कि वो रिटर्न फाइल करे, और अगर उसने लेट रिटर्न फाइल की तो पेनल्टी दे और उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में आ जाए। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। थैंक यू सो मच। बस आखिरी सवाल आपसे, जी कि ये जो भी हमने पूरा सिनेरियो डिस्कस किया एंड यू नो द हिस्ट्री भी कब से ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इस साल हमें नज़र आता है कि एक बहुत बड़ा चेंज है, या यूँ कह लें कि इस साल मे बी इकोनॉमिक सकत लोगों की काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रही है। तो आपका बस दो चीज़ों में कहूँगी, आप एक कमेंट कीजिएगा। एक तो ये कि ओवरऑल को क्या लगता है कि ये जो अगर हम इसमें कोई रिवीजन नहीं आता, इस टैक्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन तमाम स्लैब्स में, तो किस तरह का आपको इम्पैक्ट नज़र आता है कि जो ख़ास तौर से कितना बड़ा तबका हमारा से बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहा होगा? अच्छा, देखिए हम ना बेसिकली हमारा जो एज कंसल्टेंट्स हमारा रोल दो साइड्स पे होता है। हम टैक्स पेयर को भी देख रहे होते हैं, ठीक है, एंड हम अथॉरिटीज़ को भी देख रहे होते हैं। इसमें ना दो चीज़ें, एक तो अथॉरिटीज़ के आप सोचें पिछले साल से बोल रहे हैं 40% बढ़ा के टारगेट्स, पता जो टारगेट्स हैं ना वो हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे, जो मैं आपसे कॉन्वर्सेशन के बीच में भी जिक्र कर रही थी कि वी आर इन अ सर्कल, वी हैव टू पे अ डेट जिसमें हमारे मुफ्त कलेक्शंस चली जाती है। हमारे पास कोई डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं हो रही, हमारी इकोनॉमी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही, बट हमें वो रीपेमेंट करनी है, सो हमें अपने टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, देयर इज़ नो अदर वे, राइट। अब अगेन उसमें यही वाला सवाल आ जाता है कि जहाँ पे FBR भी मजबूर है टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए, दे हैव टू कलेक्ट टैक्सेस, राइट, वहाँ पे जो टैक्स पेयर है वो भी उसकी मजबूरी है। सो जहाँ पे एक मतलब जो इस वक्त दोनों ही एक आप समझें कि कोई बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं है। सर्वाइवल के लिए तो ज़रूरी है कि हमें टैक्स देना ही पड़ेगा, राइट, लेकिन हमें थोड़े से अनकन्वेंशनल वेज सोचने होंगे। आई थिंक जो अभी तक हमारे जिस तरह से सिस्टम चल रहा है, मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि इस तरह से थोड़ा सा सर्वाइवल या आगे जिस तरह से जो टैक्स हमें कलेक्शन के टारगेट्स हैं वो मीट करने काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नज़र आ रहे हैं, स्पेशली जब लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। सो उसमें हमें नॉन कन्वेंशनल तरीके कोई लेके आने होंगे, जैसे वन ऑफ द नॉन कन्वेंशनल तरीका इज़ डिजिटलाइजेशन। दैट्स अगर वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाता है तो दैट्स गोइंग टू बी मैसिव एंड इट्स गोइंग टू बी अ मैसिव ब्रेक थ्रू इन द FBR हिस्ट्री। या सो अगेन वही कन्वेंशनल तरीके से अब हमारा काम नहीं चलने वाला, बिकॉज हमें कुछ नॉन कन्वेंशनल तरीके से, एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, जैसे समवन वाज टेलिंग मी कि अब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे दे आर यूजिंग AI एंड ब्लॉकचेन
फॉर टैक्स के लिए। अब वो कैसे यूज़ करे, वो ऐसे यूज़ करे कि देर सोशल मीडिया, हर बंदे के पास सोशल मीडिया होता है, ट्विटर, फेसबुक वगैरह वगैरह सबके पास होता है, इंस्टाग्राम। सो दे monitor your social media profile. If you're checking in at some place, you're checking in at an airport, so, and they match it with your return. So do you have enough means to fund that trip? Yes. To falana place, Scandinavian country, or do you have those means to visit Europe and you know for a एक हफ्ते का trip? So if you're declaring your income, अगर आप 10 लाख रुपए अपनी income declare कर रहे हैं, तो आप वहाँ कैसे जा रहे हैं इतनी बड़ी lavish vacation पे with your family? So again we have to do something unconventional. The other thing is कि जो अब आप देखेंगे ना कि पाकिस्तान में भी जो ways of doing business है ना वो काफ़ी change होते जा रहे हैं। ओवरऑल दुनिया में भी चेंज हो रहा है और पाकिस्तान में भी वैसे चेंज हो रहा है, तो टैक्स को भी उसी हिसाब से हमारा टैक्स लॉ ऑल्दो इवॉल्व हो रहा है, बट मज़ीद एवोल्यूशन की तरफ जाएगा। थोड़ा मॉडर्न, जो मॉडर्न तकाज़े हैं उनको भी तो देखना पड़ेगा कि जैसे बहुत बड़ी अभी एक फील्ड आ गई, ठीक है, हम ये बात नहीं कह रहे कि आईटी को आप कर दें, लेकिन बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज हैं जो पहले इनमें बिजनेस नहीं होता था या सोर्स ऑफ इनकम लोगों की उस तरह से नहीं हो रही थी, जो अब हो रही है, लेकिन उस तरफ भी सोचना चाहिए सो दैट आपका टैक्स बेस बढ़े। जब टैक्स बेस बढ़ेगा तो एक तरफ जो आप बर्डन किए जा रहे हैं, आई थिंक थोड़ा थोड़ा फिर वो नीचे आना शुरू होगा। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाई आई एम सेइंग कि जो कन्वेंशनल तरीके हैं टैक्स कलेक्शन के या टैक्स लेवी करने के, थोड़ा सा उनसे साइड पे होके आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा, विच इज़ आई बिलीव इज़ द नीड ऑफ द आवर। थैंक यू सो मच। जी हैदर, आपसे भी सेम सवाल है कि क्या लगता है आपको, कुछ अगर सोल्यूशन को सजेशन आप दे सकें कि किस तरह से बेहतरी आ सकती है अदर ये चीज़ें? बिल्कुल, देखिए मैं वैसे बताऊँ सोल्यूशन से पहले थोड़ा सा बताऊँ, जो ताजिर दोस्त की जो बात की थी, अब ये जो मार्च में जो लेके आए थे, अब ये कहने को तो ताजिर दोस्त स्कीम थी, अब इसमें कहीं दोस्ती के कई एलिमेंट इसमें नज़र नहीं आए ना। अब अगर मैं टेक्निकल नहीं जा रहा लेकिन छोटी बात बताऊँ, उसमें उन्होंने एक एडवांस टैक्स इंट्रोड्यूस किया था हर महीने एक छोटे शॉपकीपर से, छोटे दुकानदार से, ट्रेडर से 1 महीने का आप एडवांस टैक्स लेंगे, उसको उन्होंने डिस्काउंट भी ऑफ़र किया कि अगर आप पूरे साल का अगर आप पे कर देंगे तो आपको 25% डिस्काउंट भी दे देंगे। उन्होंने पूरे उस ताजिर दोस्त जो सर्कुलर था, एसआरओ था, उसमें उन्होंने काफ़ी सारी अच्छी बातें की और आखिरी में जाके उस पर ये बोल दिया कि अगर इस सब के अलावा अगर इस पर 7E बनता है, इस पर नॉर्मल टैक्स बनता है, इसमें सारे टैक्सेस शामिल कर दिए जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर मौजूद हैं। तो अगेन वही बात हुई ना कि उनको वो जो ट्रेडर हैं, जो ताजिर हैं, ये सारी स्कीम बनाने के लिए उस पॉलिसी मेकिंग में उनका बैठना भी ज़रूरी है। एक्चुअली तो बेसिकली ये एक दो तरफ की जंग है ना, कि वो लेना चाह रहे हैं और वो उसको हर तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, तरीके उनके पास भी मौजूद है वहाँ पे, लेकिन वो जो पॉलिसी मेकिंग के अंदर एक वो सिर्फ इकनॉमिक्स को बिठा के या टैक्स एक्सपर्ट को बिठा के काम नहीं चलने वाला। मेरे ख्याल में इस तरह के जो सारे सेक्टर्स हैं, ये सारे सेक्टर्स को आप अपने उस विंग के अंदर लें और उनकी मर्ज़ी से उनके साथ मिल के आपने कुछ इस तरह की चीज़ करनी है कि जो विन विन सिचुएशन हो। अदरवाइज़ आप उनके ऊपर ये टैक्सेस लगाते रहें, जैसे तारिक ने बोला कि वो उसके अंदर जो उसकी 30 अप्रैल आई थिंक लास्ट डेट थी जिसमें इनरोलमेंट उनको रजिस्टर्ड होना था, उस डेट पे कोई रजिस्टर्ड नहीं हुआ और जुलाई से वो एडवांस टैक्स उसके ऊपर एप्लीकेबल था, उसकी कोई बात नहीं हो रही उसके अंदर। सिर्फ यही बात है कि और जिस सेक्टर पे आप टैक्स लगाते जाएंगे वो सेक्टर, देखिए बिजनेसमैन तो अपना प्रॉफिट निकालने के लिए कहीं ना कहीं तो जाएगा, कहीं ना कहीं उसको absorb कर लेते हैं। वो चीज़ों को अनडॉक्यूमेंटेड पे जाएगा, वो या कहीं पास ऑन कर देंगे, एम्प्लॉयज़ को अपने पास से फायर करेगा, एम्प्लॉयमेंट ख़त्म करेगा, वो कहीं ना कहीं चाहे वो टैक्स इविजन में जाएगा, कहीं ना कहीं उसने अपना जो बॉटम है ना, जो उसने अपना मैं एक बिजनेस में आया हूँ, ये प्रॉफिट सोच के आया हूँ 40%, तो ये तो मेरा मौजूद है, इसके ऊपर ही वो सारी एडजस्टमेंट करेगा। उस एडजस्टमेंट में एम्प्लॉयमेंट भी हिट होगी, उसमें टैक्स भी हिट होगा, उसके अंदर ओवरऑल जो बिजनेस की कॉस्ट होगी, तो आगे वो सारा का सारा जो है ना वो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए जो सबसे बेहतर तरीका ये है कि वो हर सारा वो सेक्टर जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं उनको उस पॉलिसी का पार्ट बनाया जाए और उनके साथ मिलकर बनाया जाए, ताकि दोनों तरफ से विन विन बात होगी, तो ये चीज़ें जो है ना वो लॉन्गर रन में चल सकती हैं। थैंक यू सो मच। लास्ट कमेंट आपसे लूँगी ताकि सब एनी सोल्यूशन, एनी सजेशन, एनीथिंग। देखिए सबसे जो सॉल्यूशन ये है कि जो अथॉरिटी है ना वो उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, यानी उनकी ट्रेनिंग की जाए, वहाँ पे ग्रास रूट लेवल तक इन्फोर्समेंट की जाए, ताकि पहले एक जोन सिस्टम हुआ करता था, अब दोबारा उसको री इंट्रोडक्शन किया जा रहा है और आपके इलाके में एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के अंदर एक ऑफिसर बैठेगा और देखेगा कि मेरे इलाके में कितने लोग हैं जो टैक्स पेयर हैं नहीं हैं। तो इस तरह के जो ग्रास लेवल तक जब चीज़ें जाएंगी
उस वक्त ही कोई चेंज आ सकेगा। बाकी आप समझे कि सिम ब्लॉक कर देने से, एयरलाइन आप इंटरनेशनल ट्रैवल ब्लॉक करने से, ये मेजर्स काम तो करेंगे, लेकिन इनका रिजल्ट आप देखें सच इतना अच्छा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 लाख लोगों को सिम ब्लॉक की गई है, तो उसमें से अब तक 60,000 लोगों ने शायद रिटर्न फाइल कर दिए हैं। बाकी 2-3 महीने हो गए, 4.5 लाख लोगों ने तो कोई उसको रिस्पॉन्स नहीं किया। तो इस तरह की मेजर्स आप समझे कि इफ़ेक्टिव भी नहीं हो रहे। जहाँ तक बात की जाती है कि डेटा FBI के पास है नहीं, डेटा FBI के पास बहुत है, बैंक सपोर्ट कर रहे हैं आपकी। जो अगर आप एक थ्रेशोल्ड से अबव बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं, FBI का रिपोर्ट हो जाता है। आप एक क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं थ्रेशोल्ड से अबव, FBI का रिपोर्ट हो जाता है। और हर इंडिविजुअल अपने MIS में जाके चेक कर सकता है टैक्स मालूमात के अंदर कि मेरा रिपोर्ट डेटा हो रहा है। तो क्यों FBR वो जो टैक्स बेस है बढ़ा नहीं पा रहा? तो कैपेसिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं इसके अंदर। बिल्कुल, थैंक यू। आपकी बात से अब देखिए ना, अब तो वक्त वहाँ पे आ चुका है कि अगर आप एक दफ़ा ऑर्डर कर लें, कहीं से पिज़्ज़ा मंगवा लें, 10 सेकंड में आप कॉल करें तो उनका आपका डेटाबेस में उनका नाम और हर चीज़ मौजूद होती है। एक बात तो जी ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मैंने एक जजमेंट पढ़ा था अब्दुल कादिर मेमन साहब का, तो उनके आखिरी क्लोजिंग लाइंस ये थे कि वो बहुत पुराना जजमेंट है, तकरीबन 10 साल तो हो गए शायद जी जी उस जजमेंट का। तो वो कहे कि टैक्स कलेक्शन इज़ इक्वल, उन्होंने एक एनालॉजी क्रिएट की थी जजमेंट में, जज साहब ने। उन्होंने कहा कि टैक्स कलेक्शन ऐसा ही है जैसे आप किसी के जिस्म से खून निकालते हैं। तो जितनी केयर से आप खून निकालते हैं, आप उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। क्वांटिटी में ही आपको किसी से खून जिस्म से आपको डोनेट करना है। तो ये एक एहतियात करनी चाहिए। जिस तरह सैलरी टैक्स पेयर से आप सारा के सारा खून निकाल देंगे तो उसका सर्वाइवल नहीं होगा। जहाँ तक माइग्रेशन की एक और कमेंट कर दूँ कि एक नदीम प्राचा की किताब है पॉइंट ऑफ एंट्री, तो उन्होंने एक पंजाब के इलाके में गए, तो उन्होंने कहा कि भाई कोई अहमकाना बात कर दी होगी, कोई गलत बात, तो उन्होंने कहा कि तुगलकी हो गए तुम। तो उनको थोड़ा सा कॉन्शियस उन्होंने कि तुगलकी क्यों बोल रहा है मुझे। तो जब उसने रिसर्च की तो उसने बताया गया कि एक बादशाह एक किंग होते थे इंडिया के अंदर, जिन्होंने टैक्स मेजर्स लगाए थे, और उनकी टैक्स मेजर्स को लगाने पे उन्होंने कहा कि ये तो पागल हो गया, यानी तुगलकी हो गया इसको। तो हमारी गवर्नमेंट अभी थोड़ी तुगलकी टाइप की हो गई है। तो रैशनैलिटी आनी चाहिए हर चीज़ में। टैक्सेशन इतनी होनी चाहिए जितनी लोग बर्दाश्त कर सकें। थैंक यू सो मच। आई एम ट्रूली ऑनर्ड टू हैव यू ऑल, एंड मुझे सच्ची बात है बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। और बिल्कुल मैं आई थिंक क्लोजिंग आपके तमाम डिस्कशन जो मुझे नजर आया, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल द सजेशंस एंड शोइंग अस दैट पिक्चर। जो मुझे लगता है, आई थिंक क्लोजिंग में बात करूँगी जो आपने बात की ना, कि आई थिंक ट्रस्ट लेवल बहुत ज़रूरी होता है। तो बेसिकली वो जो एक खींचातानी वाली जो फीलिंग है, मुझे लगता है कि अगर हम जो बात करें, जो भी सोल्यूशंस आपके, मैं समझती हूँ अगर उसको मैं इस तरह से डिफाइन करूँ, ये बेसिकली अगर गवर्नमेंट भी इसी मुल्क की है और लोग भी इसी मुल्क के हैं, तो बेसिकली देखिए दोनों तरफ अगर एक ये हमेशा इस तरह की फीलिंग रहेगी कि जी आपने पेनल्टीज ही लगानी है और उस तरफ से रिटेलिएशन ही आता रहेगा, सो आई थिंक थिंग्स विल नॉट वर्क। ये पाकिस्तान जो है वो उतना ही गवर्नमेंट का है, उतना ही हमारा है। तो आई थिंक इसमें जो लेवल ऑफ ट्रस्ट है वो बिल्ड करने की ज़रूरत है, और वो ट्रस्ट ऐसे आएगा जो आपके एक्शंस बताएंगे। तो अगर हम इस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करें, अपना टैक्स बेस पे बात करें, वो सारे एवेन्यूज़ एक्सप्लोर करें जो कि ज़रूरी हैं, जो कि सबको नज़र आते हैं, और ट्रांसपेरेंसी लेके आएँ, जैसे तमाम माय रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट ने कहा। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड हम किसी राइट डायरेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ पेनल्टीज़ लगाकर या सिर्फ अगर हम ये कहें कि ज़ोर बाजू से चीज़ों को करने की कोशिश करें तो होता नहीं है। बिकॉज वैसे यही लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपना वैल्यूएशन करना है, यही लोग हैं जिन्होंने इस इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करना है, जिससे आप एक्चुअली वो टैक्स जो है ना वो कलेक्शन करेंगे और फिर उन्हीं में खर्च करेंगे। तो दिस सर्कल नीड्स टू बी इन द राइट मैनर। सो थैंक यू सो मच, एंड इंशाल्लाह विल कनेक्ट अगैन।